हे स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं शिवानी शर्मा। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे एंड बहुत ही ज्यादा मजे के साथ अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, आप लोग जानते ही हैं मैग्नेट ब्रेन्स में क्लास केजी टू क्लास 12 आपका सीबीएसई बोर्ड, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम एंड वेराइटी ऑफ अदर कोर्सेज बिल्कुल फ्री अवेलेबल है। आपको कोई भी सब्सक्रिप्शन नहीं लेना, आप एकदम बेस्ट कंटेंट एंड बेस्ट फैकल्टीज के साथ यहाँ पढ़ सकते हैं। सो इसी नोट पे क्लास 11th एंड 12th साइंस स्ट्रीम स्टूडेंट्स अपने हर एक सब्जेक्ट को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाओ मैग्नेट ब्रेन्स के साथ जुड़ के। राइट, अब बात करेंगे हम कि आज इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं। अपना चैप्टर प्रोबेबिलिटी चल रहा था, हम 13.3 एक्सरसाइज पे आ चुके हैं। 13.3 एक्सरसाइज के स्टार्टिंग के 6 क्वेश्चंस हम टारगेट कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। आई होप आप सबने उस वीडियो को देखा है। आज इस वीडियो में हम अपनी एक्सरसाइज 13.3 को पूरे तरीके से फिनिश कर देंगे। जितने भी क्वेश्चंस हैं आज के इस वीडियो में उन्हें हम टारगेट करेंगे। ओके, चलो तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। एक बार रीड करो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एन इंश्योरेंस कंपनी इंश्योर्ड 2000 स्कूटर ड्राइवर्स, 4000 कार ड्राइवर्स एंड 6000 ट्रक ड्राइवर्स। मतलब यहाँ पे कुछ कुछ पढ़ के हमें ये समझ में आ रहा है कि स्कूटर ड्राइवर्स हैं, कार ड्राइवर्स हैं एंड ट्रक ड्राइवर्स हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एक्सीडेंट, और इन लोगों के एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी बताइए कि अगर आप स्कूटर ड्राइवर है तो 0.01 प्रोबेबिलिटी है आपका एक्सीडेंट होगा, और कार ड्राइवर है तो 0.03 एंड ट्रक ड्राइवर है तो सो ऑन। ठीक है, फिर क्या हुआ, वन ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन मीट्स विद एन एक्सीडेंट। एक इंसान का एक्सीडेंट हो गया, मतलब यहां आप देख रहे हो कि एक इवेंट हो चुका है और वो इवेंट क्या है, एक्सीडेंट हैज अकर्ड। ठीक है, एक्सीडेंट हो चुका है तो आप लिखेंगे एक्सीडेंट हैज अकर्ड या पर्सन हैज मेट विद एन एक्सीडेंट। ठीक है, ये इवेंट हो गया, एक्सीडेंट हैज अकर्ड। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि जिसका एक्सीडेंट हुआ है ही वॉज अ स्कूटर ड्राइवर, वो स्कूटर ड्राइवर था। तो आप देख रहे हैं एक इवेंट ऐसा है जो हो गया है, क्या कि पर्सन मेट विद एन एक्सीडेंट। ए इज द इवेंट कि पर्सन मेट विद एन एक्सीडेंट। ये बताओ कि वो जो पर्सन है जिसका एक्सीडेंट हुआ है वो स्कूटर ड्राइवर था। तो ऐसा नहीं लग रहा आप पीछे के डायरेक्शन में जा रहे हैं, है ना। आपको ये चाहिए, स्कूटर ड्राइवर था वो इंसान, ये बताना है। तो बताओ तो जरा कौन सी थ्योरम से इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे आप लोग। डेफिनेटली बेस थ्योरम से, क्योंकि बेस थ्योरम क्या कहती है, रिवर्स प्रोबेबिलिटी के बारे में बातें करती है। पर्सन का एक्सीडेंट हो गया है, ये बताओ स्कूटर ड्राइवर था। ठीक है, तो यहाँ पे हम कुछ इवेंट्स पहले डिफाइन करते हैं, फिर समझते हैं कि इन्हें हमें क्या क्या दिया है और किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ओके, तो एक काम करो, आप यहाँ पे लिख लो कि लेट इवन बी द इवेंट, ओके, कि पर्सन वॉज अ स्कूटर ड्राइवर। लेट इवन बी द इवेंट that the person was, कौन था, स्कूटर ड्राइवर था। ठीक है, जिसका एक्सीडेंट हुआ है, हमने कहा कि लेट इवन बी द इवेंट कि पर्सन वाज द स्कूटर ड्राइवर एंड E2 बी द इवेंट कि पर्सन वाज अ कार ड्राइवर, कि पर्सन कौन था, कार ड्राइवर था। फिर आ जाइए E3 पे, लेट E3 बी द इवेंट कि पर्सन वाज अ ट्रक ड्राइवर, कि वो कौन था, वो ट्रक ड्राइवर था। ये आपने किस में कहा, ये आपने E3 इवेंट में कहा। और एक इवेंट ए ले लो, वो इवेंट ए क्या है कि पर्सन हैज मेट विद एन एक्सीडेंट, कि उस इंसान का एक्सीडेंट हो गया है। पर्सन हैज मेट विद एन एक्सीडेंट। ओके, ये सब क्वेश्चन में ही दिया, अपन अपने हिसाब से कुछ नहीं बना रहे हैं। क्वेश्चन ने ही कहा था ना कि पर्सन का एक्सीडेंट हो गया है, पर्सन मीट्स विद एन एक्सीडेंट, ये बताओ स्कूटर ड्राइवर था। तो अब बहुत सारे चांसेस हैं, हमें तो बैक में जाना है। ठीक है, एकदम बैक प्रोबेबिलिटी हो रही है, रिवर्स प्रोबेबिलिटी हो रही है यहाँ पे। तो हमने क्या किया, जो जो हमारे पास केसेस थे हमने उन सबको इवेंट में बता दिया। एक इवेंट हमने इवन ले लिया कि वो जो इंसान था वो कौन था, स्कूटर ड्राइवर था। ठीक है, एक इवेंट E2 ले लिया कि पर्सन वाज अ कार ड्राइवर या पर्सन इज अ कार ड्राइवर, और E3 इवेंट ले लो आप कि पर्सन इज अ ट्रक ड्राइवर। ठीक है, और ए इवेंट ले लो कि पर्सन हैज मेट विद एन एक्सीडेंट या एक्सीडेंट हैज अकर्ड। ठीक है, पर्सन हैज मेट विद एन एक्सीडेंट ही लिख देते हैं यहाँ पे। ओके, पर्सन मेट विद एन एक्सीडेंट। चलो जी, क्या बताना है आपको, बताना है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही इज अ स्कूटर ड्राइवर। सो आप लिखेंगे कि एक्सीडेंट तो हो गया, ठीक है, ये तो हो चुका है, जो हो चुका है उसे नीचे लिखते हैं। क्या बताना है कि जिसका एक्सीडेंट हुआ है ही वॉज अ स्कूटर ड्राइवर, मतलब आपको ये बताना है। क्या ये बात क्लियर है। ठीक है, स्टार्टिंग के 6 क्वेश्चंस अगर आप बहुत अच्छे से समझ गए हैं तो अब जितने भी क्वेश्चन हैं इस एक्सरसाइज में बहुत इजी है। ठीक है, आप क्या कहेंगे कि एक्सीडेंट तो हो गया, ये बताओ कि स्कूटर ड्राइवर का हुआ है,
जिसका एक्सीडेंट हुआ था ही वॉज अ स्कूटर ड्राइवर। ठीक है, तो अब हमने सारे इवेंट्स डिफाइन कर लिए, हमने डायग्राम बना लिया। अब हम अपने इस डायग्राम को पहले पूरा कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अच्छा कैसे कंप्लीट करने वाले हैं अपन? यहाँ पे सबसे पहले तो आप बताएंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन। इवन क्या है कि पर्सन कौन है? स्कूटर ड्राइवर है ना? ओके, तो सबसे पहले आप बताएंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन, स्कूटर ड्राइवर होने की क्या प्रोबेबिलिटी है? तो आप कहोगे कि मैम 2000 स्कूटर ड्राइवर्स हैं, 4000 कार ड्राइवर्स हैं एंड 6000 ट्रक ड्राइवर्स हैं। हमें क्या चाहिए कि स्कूटर ड्राइवर होने की क्या प्रोबेबिलिटी है? तो आप कहेंगे फेवरेबल आउटकम है 2000, टोटल आउटकम कितने हैं? इन सबको ऐड कर दो तो कितना आ रहा है? 12000, राइट? अगर हम टोटल ड्राइवर्स निकालना चाहें यहाँ पे, तो टोटल ड्राइवर्स कितने आएंगे आपके पास? आप कहोगे 2000 तो हमारे पास स्कूटर ड्राइवर्स थे, ठीक है, 4000 हमारे पास कार ड्राइवर्स थे और उसके बाद 6000 हमारे पास कौन थे? ट्रक ड्राइवर्स। तो टोटल ड्राइवर्स कितने हो रहे हैं? 12000। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए अभी? प्रोबेबिलिटी ऑफ कि पर्सन स्कूटर ड्राइवर है। फेवरेबल कितने हैं स्कूटर में? 2000। टोटल ड्राइवर्स कितने हैं? 12000। डिवाइड करो तो क्या आएगा? 2000 डिवाइडेड बाय 12000। ठीक है, ये 3 0 से 3 0 चले गए और 2 1 जा 2 6 जा 12 हो गया। तो यहाँ पे आपके पास 1/6 आ रहा है। इसी तरीके से आप इधर बातें करेंगे अपने आप से कि पर्सन कौन है? पर्सन आपका कार ड्राइवर है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? तो टोटल कार ड्राइवर्स कितने हैं? 4000। टोटल ड्राइवर्स कितने हैं? 12000। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे? 4000 बाय 12000। 3 0 से 3 0 चले गए, 4 1 जा 4 3 जा 12, तो यहाँ पे आया 1/3। इसी तरीके से आप फाइंड करेंगे प्रोबेबिलिटी कि पर्सन कौन है? ट्रक ड्राइवर है। तो ट्रक ड्राइवर होने की क्या प्रोबेबिलिटी है? आप कहेंगे कितने ट्रक ड्राइवर्स हैं? 6000। टोटल ड्राइवर्स कितने हैं? 12000। तो 6/12, 3 0 से 3 0 चले गए, 6 1 जा 6 2 जा 12। तो ये हमने 3 प्रोबेबिलिटीज निकाली कि स्कूटर ड्राइवर होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, कार ड्राइवर होने की क्या प्रोबेबिलिटी है एंड सो ऑन, ट्रक ड्राइवर होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो इन सबको हमने फाइंड किया। अब अभी तो सिर्फ ये वाली आर्म कंप्लीट हुई है, अब आपको इसे कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे क्या लिखते हैं अपन? यहाँ अपन लिखते हैं कि देखो पर्सन तो स्कूटर ड्राइवर है। पर्सन कौन है? स्कूटर ड्राइवर। देखो ये हो चुका है ना, तो ये बताओ कि उसका एक्सीडेंट हुआ हो, क्या प्रोबेबिलिटी है? तो नेक्स्ट लाइन में इस क्वेश्चन ने क्या कहा है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एक्सीडेंट आर 0.01, फिर कुछ और उसके बाद कुछ रिस्पेक्टिवली। तो 0.01 क्योंकि सबसे पहले स्कूटर था, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 0.01 कि अगर आप स्कूटर चलाते हो और आपका एक्सीडेंट हो, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 0.01। ठीक है, तो आप स्कूटर चला रहे हो, एक्सीडेंट हो जाए, क्या है? 0.01। तो आप यहाँ पे लिखेंगे दिस इज 0.01, डायरेक्टली प्रोबेबिलिटी ही गिवन है। ओके, फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे? यहाँ पे आप लिखेंगे कि देखो पर्सन कौन था? कार चला रहा था, ठीक है, कार ड्राइवर है और उसका एक्सीडेंट हो, उसके क्या चांसेस हैं? तो इन्हें दिया है आप लोगों को स्कूटर कार ट्रक, तो ये स्कूटर कार ट्रक है। तो अगर आप कार चला रहे हैं तो प्रोबेबिलिटी क्या है एक्सीडेंट की? 0.03। तो आप यहाँ लिखेंगे 0.03। ठीक है, इसके बाद फिर से इस वाले आम पे आ जाओ। यहाँ पे क्या है कि भाई ट्रक ड्राइवर है और एक्सीडेंट हो जाए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? देखो ट्रक ड्राइवर आपने सिलेक्ट कर लिया, तो ये हो चुका है। अब क्या पता करना है कि एक्सीडेंट हो, तो एक्सीडेंट होने की क्या प्रोबेबिलिटी है? 0.15। 0.15। ठीक है, तो सबसे पहले आप जब भी अपना क्वेश्चन पढ़ें, एक हल्का सा रफ फिगर बनाएं कि क्या क्या बोल रहे हैं, मन में एकदम क्लैरिटी लेके रखें कि किस थ्योरम का क्वेश्चन है। वैसे बेस थ्योरम का ही क्वेश्चन पेपर में आना है और आप अच्छे से समझ जाएंगे पढ़ के ही कि हमें पीछे की तरफ जाना है, मतलब बेस थ्योरम का ही क्वेश्चन है। ओके, इसके बाद कि जो भी इनने बातें करी है, देखो स्कूटर कार एंड ट्रक है, तो अब इनके ड्राइवर होने की क्या प्रोबेबिलिटी है कि भाई आप स्कूटर ड्राइवर हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? तो आप स्कूटर ड्राइवर की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। ठीक है, पर्सन इज अ स्कूटर ड्राइवर लिख लो यहाँ पे, राइट। इसी तरीके से पर्सन इज अ कार ड्राइवर, पर्सन इज अ ट्रक ड्राइवर, तो इन सब की आप चांसेस निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी निकालेंगे कि स्कूटर ड्राइवर होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो आपने निकाल लिया फेवरेबल बाय टोटल, टोटल गिवन नहीं था, हम ऐड करना जानते हैं।
इसके बाद हम पढ़ के यहाँ पे ये पहचानेंगे कि किसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए, ये चाहिए, क्वेश्चन मार्क बना के रख लेंगे। फिर हम अपने इस डायग्राम को कंप्लीट करेंगे और ये कंप्लीट करना मैं आपको सिखा चुकी हूँ, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, अब हम जाएंगे और इसमें बेस थ्योरम लगाएंगे, ठीक है। फॉर्मूला तो हमने कोई याद किया नहीं है, हम तो खुद से समझ गए, ट्रिक है ये। जैसे आप नॉर्मल प्रोबेबिलिटीज के फॉर्मूले याद करते थे, उसी की हेल्प से हमने बेस थ्योरम का फॉर्मूला बनाया है। चलो ठीक है, आ जाओ, चलो बनाते हैं इसका फॉर्मूला। किस तरीके से वैल्यूज रखेंगे अपन। सो आप यहाँ पे लिखेंगे कि क्या फाइंड करना है। पहले तो ऊपर लिख देना अप्लाइंग बेस थ्योरम, ठीक है। और फिर हमें चाहिए कि एक्सीडेंट हो गया है, किसका हुआ है, स्कूटर ड्राइवर का हुआ है, ये बताओ। तो देखो फॉर्मूला याद करने का तरीका क्या है, फेवरेबल बाय टोटल। तो यहाँ पे फेवरेबल क्या है, क्या होना चाहिए कि स्कूटर ड्राइवर होना चाहिए। तो आप सबसे पहले क्या लिखेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अ स्कूटर ड्राइवर। बस अगर आपने ये पकड़ लिया ना, यहाँ पे एक तरीका, एक हिंट है, एक ट्रिक है फॉर्मूला याद करने की, ओके। तो आपने ये समझ लिया कि हाँ ठीक है, हमें तो स्कूटर ड्राइवर होने की प्रोबेबिलिटी चाहिए। तो पहले ये लिखो, फिर अपने आप से बातें करो, क्योंकि 12th क्लास है, बेस थ्योरम का क्वेश्चन है। तो आप क्या करोगे, यहाँ से बातें करोगे और बोलोगे कि देखो स्कूटर ड्राइवर तो है, एक्सीडेंट हो गया हो, ठीक है, ये बना लिया। फिर एक और हिंट है आप लोगों के लिए, क्या, ये जो भी लिखा है इसका उल्टा बस यहाँ पे होता है, ठीक है। हम बिल्कुल ठीक जा रहे हैं। ये तो हो गया फेवरेबल। अब टोटल, क्योंकि 3 रास्ते थे एक्सीडेंट होने के, या तो आप स्कूटर ड्राइवर हो, कार ड्राइवर हो या ट्रक ड्राइवर हो, तो उन तीनों को यहाँ पे लिख लो, राइट। बातें करो कि अगर स्कूटर ड्राइवर है, तो अगर स्कूटर ड्राइवर है तो एक्सीडेंट हुआ हो, प्लस क्या थे, कार ड्राइवर। तो ये अगर कार ड्राइवर है तो एक्सीडेंट हुआ हो, फिर से प्लस क्या बोलोगे आप कि ट्रक ड्राइवर है। तो अगर आप ट्रक ड्राइवर थे तो एक्सीडेंट हुआ हो। ये लो फॉर्मूला बना लिया, बस अपने आप से बातें करते रहो, फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। अब क्या करें, अब तो कुछ भी नहीं बचा क्वेश्चन में, बस जाके वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दो, ठीक है। सब कुछ है आप लोगों के पास। सो प्रोबेबिलिटी कि एक्सीडेंट हुआ है और किसका, स्कूटर ड्राइवर का, कितने होगा ये, PE1। प्रोबेबिलिटी ऑफ अ स्कूटर ड्राइवर क्या है, 1/6। तो लिखो यहाँ पे 1/6 इनटू स्कूटर ड्राइवर हो और एक्सीडेंट हो गया हो 0.01। तो यहाँ पे लिखोगे आप लोग 0.01 डिवाइडेड बाय, सारी वैल्यूज को फिल करते जाओ, 1/6 इंटू 0.01 प्लस 1/3 इंटू 0.03 प्लस क्या लिखोगे 1/2 इंटू 0.15, ठीक है। सो लिखेंगे 1/2 इंटू 0.15। ये सारी वैल्यूज हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया है। अब देखो, अब बस कैलकुलेशन बचा है। अब जानते हो, इसको हटाएंगे नीचे 100, इसको हटाओगे 100, हटाओगे 100, इसको भी हटाओगे तो 100 आएगा, ठीक है। तो इसका 100, इसका और इसका कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास सिंप्लीफाई करके क्या आएगा यहाँ पे, 1/6 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 1/6 इंटू 1 प्लस 1/3 इंटू 3 प्लस 15/2। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कैलकुलेशन है बस। 100 100 100 और ये 100 कॉमन लेके कैंसिल आउट किया, डेसिमल चले गए तो नंबर कुछ ऐसे आ जाएंगे, ओके। कैंसिल आउट हो सकता है ना ये, 3 1 जा, ठीक है, 3 1 जा 3 1 जा, तो यहाँ पे आया 1, ठीक है। 6 इंटू 1 मतलब 1 इंटू 1 क्या होगा, 1 ही होगा ना। तो इसको ऐसे ही लिखो, इसको भी हटाओ, ऐसा लिखो। अब यहाँ पे क्या करोगे, एलसीएम लोगे, ठीक है। चलो आ जाओ। सो प्रोबेबिलिटी कि एक्सीडेंट हो गया है और स्कूटर ड्राइवर का हुआ है इज इक्वल टू 1/6 डिवाइडेड बाय 6 और 2 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 6 ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ लिखा आपने 6, 2 1 जा 2 3 जा 3 1 जा 3 2 जा 6, एलसीएम आपका 6 ही आएगा, ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, फिर यहाँ बनेगा 1 प्लस 6 2 3 जा 3 इंटू 15 45, ओके। सो कितना आने वाला है, 1, ये वाला 6 और ये वाला 6 तो चला जाएगा। सो 1 अपॉन, आप देख रहे हैं यहाँ पे 45 प्लस 6 कितना होगा, 51, 51 प्लस 1 कितना, 51 प्लस 1 इज 52। सो 1/52 प्रोबेबिलिटी है कि जिसका एक्सीडेंट हुआ है ही वॉज अ स्कूटर ड्राइवर। क्या कहानी क्लियर है, ठीक है। सो आई होप अब आपको बेस थ्योरम ना बहुत इजी लगने लगी होगी, आप समझ जाते होंगे कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, ठीक है, खुद से सॉल्व जरूर करना है, राइट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ओके चलो।
ओके, सो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं अपन। रीड करो, जितना बड़ा क्वेश्चन उतना इजी क्वेश्चन, ठीक है। सो क्या बोल रहा है ये कि अ फैक्ट्री हैज 2 मशीन्स ए एंड बी। बनाना शुरू कर देते हैं अपन डायग्राम कि एक फैक्ट्री है, उसके पास 2 मशीन है ए एंड बी। पास्ट रिकॉर्ड शोज दैट मशीन ए प्रोड्यूस्ड 60% ऑफ द आइटम्स ऑफ आउटपुट। मतलब जितना भी सामान बनता है उसका 60% प्रोडक्शन कौन करता है? मशीन ए करता है, ठीक है। तो मशीन ए क्या कर रहा है? 60% प्रोडक्शन करता है किसी भी आइटम का। लिखते हैं यहाँ पे 60%। चलो यहाँ बना रहे हैं अपन, रफ फिगर है। देखो जब भी क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा ना, आप क्या करेंगे? क्वेश्चन को रीड करेंगे, जो डेटा आता जा रहा है उसे आप बनाते जाएंगे, ठीक है, रफ फिगर में। और उसके बाद जब आप समझ जाएंगे कि अच्छा ऐसी ऐसी बातें हैं, उसके बाद आप यहाँ पे मेन फिगर बनाएं, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करें, ठीक है। तो हमें इस क्वेश्चन को पढ़ के क्या समझ में आ रहा है कि एक मशीन ए है, एक मशीन बी है। मशीन ए क्या करती है कि जितना भी प्रोडक्ट बनता है, जितना भी आउटपुट बनता है, उसका 60% आपकी मशीन ए बना रही है, ठीक है। जितना भी सामान बना है उसका 60% कौन बना रहा है? मशीन ए बना रही है। एंड मशीन बी 40% बनाती है। जितना भी सामान बनाया है उसका 40% कौन बनाता है? मशीन बी बनाती है, ठीक है। फर्दर 2% ऑफ द आइटम्स प्रोड्यूस्ड बाय मशीन ए एंड 1% प्रोड्यूस्ड बाय मशीन बी वर डिफेक्टिव। अब ये पता चला हमें कि देखो जितना भी सामान है, जितना भी सामान बना है, उसका 60% प्रोडक्शन मशीन ए करती है, 40% मशीन बी करती है। अब यहाँ पे कुछ डिफेक्टिव आइटम भी आ गया। 2% आइटम्स जो डिफेक्टिव होते हैं वो मशीन ए के हैं, एंड 1% जो आपका ये मशीन बी है, 1% मशीन बी डिफेक्टिव आइटम्स बना लेती है, ठीक है। 1% डिफेक्टिव आइटम्स जो है वो मशीन बी के हैं, ठीक है। फिर क्या हुआ? ऑल द आइटम्स आर पुट इनटू वन स्टॉक पाइल। जितना भी आउटपुट था मशीन ए का, मशीन बी का, उसे इकट्ठा करके एक जगह पे रख दिया, ठीक है। एंड देन वन आइटम इज चोजन एट रैंडम फ्रॉम दिस। मशीन ए ने बनाया, मशीन बी ने बनाया आउटपुट्स, 60% एंड 40% लेकर आए, उन्हें एक स्टॉक पाइल में रख दिया, ठीक है, इकट्ठा करके एक जगह पे रख दिया। अब उसमें से हमने एक आइटम रैंडमली पिक किया है, ओके। वन आइटम इज चोजन एट रैंडम फ्रॉम दिस एंड इज फाउंड टू बी डिफेक्टिव। अब हमने क्या किया? सारा सामान को लेकर आए, एक निकाला, देखा वो तो डिफेक्टिव आ गया, ठीक है। मतलब एक इवेंट हो गया। कौन सा इवेंट हो गया? कि आइटम आपका डिफेक्टिव है, ओके। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि दैट इट वाज प्रोड्यूस्ड बाय मशीन बी? तो जो आपके हाथ में अभी डिफेक्टिव आइटम है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो मशीन बी का था? साफ साफ समझ में आ रहा है, एक इवेंट हो गया है। क्या इवेंट हो गया है? कि आइटम तो भाई डिफेक्टिव है। क्या बताना है? कि मशीन बी ने बनाया है। तो एक इवेंट हो गया है, आप जा रहे हैं रिवर्स तरफ, ठीक है, रिवर्स डायरेक्शन में जा रहे हैं ये पता करने कि ये डिफेक्टिव आइटम आखिरकार किससे आया है, किस इवेंट से आया है। तो आप ये पता कर रहे हैं। तो 100% आपका क्वेश्चन किसका है? बेस थ्योरम का है। क्वेश्चन पढ़ के अब क्लियर हो जाता है कि बेस थ्योरम का है, राइट, ओके। तो हमने डायग्राम से कुछ रफ फिगर से हम समझ गए हैं कि ऐसा ऐसा डेटा है, 60% मशीन ए बनाती है, 40% मशीन बी बनाती है, इसका डिफेक्टिव 2%, इसका डिफेक्टिव 1%। इकट्ठा किया, एक बाहर निकाला, डिफेक्टिव निकला, ये इवेंट हो गया। ये बताओ कि मशीन बी का काम था ये, ठीक है। तो हम यहाँ पे कुछ इवेंट्स बनाते हैं। किसी, दिस इज माई मशीन ए, ये मशीन बी है। हमने क्या देखा कि यार आइटम डिफेक्टिव आ गया, ठीक है। आइटम कैसा आ गया? डिफेक्टिव। तो डी बी द इवेंट, एक डी इवेंट डिफाइन कर लो कि आइटम इज डिफेक्टिव, ओके, या फिर प्रोडक्ट इज डिफेक्टिव, कुछ भी लिख लो, इट इज डिफेक्टिव। डिफेक्टिव प्रोडक्ट बाहर आया है। पता क्या करना है? कि मशीन बी ने बनाया है, ठीक है। तो डायग्राम बना लो अपना, ये सबसे अच्छा डायग्राम, राइट। अब यहाँ पे मैं कुछ इवेंट्स डिफाइन कर देती हूँ कि लेट इवन बी द इवेंट कि प्रोडक्ट, लेट इवन बी द इवेंट कि प्रोडक्ट इज प्रोड्यूस्ड बाय मशीन ए एंड E2 बी द इवेंट कि प्रोडक्ट इज प्रोड्यूस्ड बाय मशीन बी। इस तरीके से मैं दो इवेंट को पहले डिफाइन करती हूँ, ठीक है। इसको हटा देते हैं अपन। हम समझ चुके हैं कि क्या क्या डेटा गिवन है और हमें कहाँ जाना है। क्वेश्चन को पढ़ने के बाद एक हल्का सा रफ फिगर ऐसा बना लो और उसके बाद हम यहाँ पे इवेंट्स को डिफाइन कर देंगे, ओके। तो लिखो आप यहाँ पे कि लेट इवन बी द इवेंट कि प्रोडक्ट इज प्रोड्यूस्ड बाय मशीन ए।
प्रोडक्ट इज प्रोड्यूस्ड बाय मशीन ए, आप पूरा लिखेंगे, एंड E2 बी द इवेंट कि प्रोडक्ट इज प्रोड्यूस्ड बाय मशीन बी। ठीक है, ये पूरी लाइन कॉपी करना है यहाँ पे। इसके बाद लेट डी बी द इवेंट कि प्रोडक्ट इज डिफेक्टिव, प्रोडक्ट कैसा है, डिफेक्टिव है। ये कौन है आपका, डी इवेंट। ठीक है जी, सो लेट डी बी द इवेंट कि प्रोडक्ट इज डिफेक्टिव। अब क्या करें, चलो अब आके यहाँ पे सारी चीजें फिल करते हैं। ओके राइट, और चाहिए क्या, पहले चाहिए क्या वो भी लिख लो। वन आइटम इज चोजन एट रैंडम फ्रॉम दिस एंड इज फाउंड टू बी डिफेक्टिव, मतलब एक इवेंट हो चुका है क्या, कि जो आइटम बाहर निकाला दैट इज डिफेक्टिव। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज प्रोड्यूस्ड बाय मशीन बी, ये बताओ कि ये जो डिफेक्टिव आइटम आया है ये मशीन बी ने बनाया हो। तो मशीन बी जो प्रोडक्ट बनाती है उसका इवेंट क्या है, E2 राइट। तो आप इसे इस तरीके से लिखेंगे, क्या चाहिए आपको कि प्रोडक्ट डिफेक्टिव है, किसने बनाया, मशीन बी ने बनाया, इसकी प्रोबेबिलिटी बनाओ। ठीक है, हमने क्या दिखाया है कि लेट इवन प्रोडक्ट इज प्रोड्यूस्ड बाय ए, E2 बी द इवेंट कि प्रोडक्ट इज प्रोड्यूस्ड बाय मशीन बी, डी बी द इवेंट कि प्रोडक्ट इज डिफेक्टिव। क्या चाहिए, प्रोडक्ट डिफेक्टिव है, वो प्रोडक्ट किसने बनाया है, मशीन बी ने बनाया है। ठीक है, इस तरीके से हमने बना लिया। अब जैसे ही आपने इवेंट डिफाइन कर दिए, क्लैरिटी आपको मिल गई है, फिर आपका काम होगा इस डायग्राम को कंप्लीट करना। ठीक है, तो चलो आओ डायग्राम कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन का क्या मतलब है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि प्रोडक्ट इज प्रोड्यूस्ड बाय मशीन ए, क्योंकि इवन क्या है, प्रोडक्ट इज प्रोड्यूस्ड बाय ए। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि आपके प्रोडक्ट मशीन ए ने बनाया है। तो आप जब क्वेश्चन रीड करेंगे तो आपको पता चलेगा कि मशीन ए 60% आइटम बनाती है, तो 60/100, 60/100 क्या हो जाएगा, ये वो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी कि जो भी सामान है, जो भी प्रोडक्ट है वो किसने बनाया है, ए ने बनाया है। ठीक है, 0 से 0 हटा दो और यहाँ पे 6/10 लिख लो। इसी तरीके से आप जाएंगे और प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 निकालेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 का क्या मतलब है, प्रोडक्ट इज प्रोड्यूस्ड बाय मशीन बी, मशीन बी के प्रोडक्ट बनाने की प्रोबेबिलिटी बताओ। आप देखेंगे कि मशीन बी तो 40% आइटम बनाती है, तो फेवरेबल क्या हो गया 40 और टोटल क्या हो गया 100। सो 40/100 प्रोबेबिलिटी हो जाएगी कि मशीन बी ने सामान बनाया है। तो 40/100 मतलब 4/10 राइट। अब ये दो कंप्लीट हो गए, अब बारी है इसे कंप्लीट करने की। यहां क्या लिखोगे, यहां लिखोगे कि देखो प्रोडक्ट तो ए ने बनाया है, ये तो हो चुका। ठीक है, प्रोडक्ट तो ए ने बनाया है, ये बताओ कि डिफेक्टिव बनाया है। तो आपकी मशीन ए कितना, 2% आइटम डिफेक्टिव बनाती है, तो 2/100, फेवरेबल 2, टोटल 100, सो 2/100। ठीक है, इसके बाद इस वाली आम की बारी है, क्या लिखोगे कि देखो ये तो क्लैरिटी हमें मिल गई कि E2 ने बनाया है, मतलब बी मशीन ने बनाया है प्रोडक्ट, ये बताओ कि डिफेक्टिव बनाया हो, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो यहाँ आप लिखेंगे इस तरीके से और बता देंगे कि अगर आपकी सेकंड मशीन काम कर रही है, उसने प्रोडक्ट बनाया है, तो उसने वो प्रोडक्ट डिफेक्टिव बनाया है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 1/100। ठीक है, क्योंकि 1% मतलब क्या, फेवरेबल 1, टोटल 100, सो फेवरेबल बाय टोटल मतलब 1/100। ठीक है, ये पेज हमने समझ लिया। अगर आपको यहाँ कोई परेशानी नहीं है ना, तो इसके बाद तो कोई दिक्कत हो ही नहीं सकती। ठीक है, ये समझना सबसे ज्यादा जरूरी है राइट। अब क्या चाहिए कि देखो प्रोडक्ट डिफेक्टिव है, ये बताओ मशीन बी ने बनाया। आओ इसका फॉर्मूला बनाते हैं। ठीक है, लेके चलो नेक्स्ट पेज पे। क्या चाहिए आपको, आपको चाहिए कि देखो प्रोडक्ट तो हमारे हाथ में डिफेक्टिव आ गया है, क्या बता दो, मशीन बी ने बनाया है। मशीन बी जो सामान बनाती है उसे हमने डिनोट किया है E2 इवेंट से। ठीक है, अब देखो हमने तो कोई फॉर्मूला याद किया नहीं है, हमने तो एक ट्रिक याद करके रखी है कि बचपन में हम तो सीख के आए थे फेवरेबल बाय टोटल, कुछ उसी तरीके से हम यहाँ पे बेस थ्योरम का फॉर्मूला बना लेते हैं। ठीक है, कैसे बनाएंगे, क्या फेवरेबल है कि मशीन बी ने बनाया हो, तो मशीन बी सामान जो बनाती है उसको हमने E2 इवेंट से डिफाइन किया है, सो PE2। जैसे ही आपने ये लिख दिया यहाँ पे, फिर आप अपने आप से करेंगे बातें। क्या बातें करोगे आप कि देखो भाई मशीन बी ने बनाया है प्रोडक्ट, डिफेक्टिव आया हो। ठीक है, फिर ये तो फेवरेबल हो गया, टोटल क्या है, जितने भी आपके पास रास्ते हैं डिफेक्टिव आइटम तक पहुंचने के लिए, टोटल प्रोबेबिलिटी की थ्योरम की हेल्प लेना है आपको। ठीक है, तो बनाते हैं इसको। क्या लिखेंगे यहाँ पे
कि अगर मशीन ए ने बनाया हो, मतलब इवन अगर मशीन ए ने बनाया हो तो डिफेक्टिव, प्लस मशीन बी ने बनाया हो आइटम, फिर बातें करो अपने आप से कि अगर मशीन बी ने बनाया है तो डिफेक्टिव। ठीक है, और वैसे एक हिंट तो ये हो गया फॉर्मूला याद करने का। दूसरा हिंट क्या है कि जो फाइंड करना है यहाँ पे उसका जस्ट उल्टा यहाँ होता है और जो नीचे होता है वो ऊपर होता है। ठीक है, इससे अच्छा ये है। ठीक है, आई होप ये क्लियर है। अब क्या करो, सारी वैल्यूज को जाके सब्स्टिट्यूट करो, आंसर आपके हाथ में। अब तो कुछ डिफिकल्ट है ही नहीं, जितना आपको सोचना समझना होता है ना वो इस फर्स्ट पेज के लिए होता है। बस अगर ये डायग्राम बना लिया, ये क्लैरिटी मिल गई ना, फिर तो कोई दिक्कत है ही नहीं। ठीक है, चलो। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 कितना है, 4/10। यहां लिखो आप लोग 4/10 इंटू डिफेक्टिव हो 1/100। क्या लिखेंगे, 1/100। ठीक है, क्या काम कर रहे हैं कि देखो हाथ में जो आइटम है ना डिफेक्टिव है, बताओ मशीन बी ने बनाया है। ओके जी। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन कितनी है, 6/10। और अगर पहली मशीन ने बनाया है और डिफेक्टिव आया हो, कितना है, 2/100। यहां लिखेंगे आप लोग 2/100 और फिर ये तो एज इट इज कॉपी करना है 4/10 इंटू 1/100। अब देख सकते हैं 10 इंटू 100, 10 इंटू 100 ऊपर भी है नीचे भी है, कॉमन लो, कैंसिल आउट करो। ठीक है, तो आपके पास क्या बचेगा कैलकुलेशन में, सिर्फ 4/6 2 ज़ा 12 प्लस 4 1 ज़ा 4। दिस इज 4/16 1/4। तो ये आ रही है प्रोबेबिलिटी कि आपके हाथ में जो डिफेक्टिव आइटम है वो मशीन बी ने बनाया है। क्या कोई दिक्कत किसी को, क्या कोई दिक्कत है? अच्छा, ये जो मैं आपको फॉर्मूला याद कराती हूँ ना, ये एक छोटी सी ट्रिक टाइप की समझो आप, कि ऐसा फेवरेबल बाय टोटल कर लो। फेवरेबल क्या है कि मशीन बी ने बनाया हो, यहाँ पे PE2 लिख दिया, जैसे ये पकड़ लिया फिर तो आपको पता है, फिर आपको सिर्फ बातें करनी होती है कि अगर मशीन 2 ने बनाया है तो डिफेक्टिव आया हो, लिख लिया। ठीक है, इसीलिए पूरे लेक्चर्स को एकदम सीक्वेंस में देखना। 13.1 के कंसेप्ट से लेके 13.3 जहां तक हम आ गए हैं, पूरा सीक्वेंस में देखोगे तो ये सारी बातें आप लोगों के लिए बहुत छोटी होने वाली है। ओके, आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, आप बना सकते हो इन्हें। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राइट, ओके जी। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाइए। 2 ग्रुप्स आर कंपीटिंग फॉर द पोजीशन ऑन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ अ कॉर्पोरेशन। 2 ग्रुप्स कंपटीशन में है। The probabilities that the first and the second group will win are 0.6 and 0.4 respectively. पहला ग्रुप के जीतने की, पहले ग्रुप की जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 0.6। सेकेंड ग्रुप के जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 0.4। फर्दर, if the first group wins, the probability of introducing a new product is 0.7। अगर पहला ग्रुप जीत जाता है तो एक नया प्रोडक्ट वो लेकर आएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 0.7। and the corresponding probability is 0.3 if the second group wins। और अगर दूसरा ग्रुप जीत जाता है तो वो एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 0.3। so find the probability that the new product is introduced was by the second group। तो जो नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस हुआ है उसे सेकेंड ग्रुप ने इंट्रोड्यूस किया हो, ये बताओ। तो क्वेश्चन को पढ़ के क्या लग रहा है, अब तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पे आ गए हैं। क्या लग रहा है आपको इस क्वेश्चन में, किस थ्योरम से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं? क्या बेस थ्योरम के क्वेश्चन डिफिकल्ट है क्या? कमेंट सेक्शन में बताओगे आप लोग मुझे, क्या बेस थ्योरम इजी लग रही है या नहीं, क्योंकि इस पे हर साल पेपर में क्वेश्चन आता ही है। ओके, चलो, तो यहाँ पे क्या है, सब समझ गए आप लोग कि 2 ग्रुप्स हैं, डायरेक्टली बनाए अपन। ओके, तो एक ग्रुप बना लेती हूँ मैं इवन इवेंट से और एक ग्रुप बना लेती हूँ मैं E2 इवेंट से। ठीक है, यहाँ पे एक ग्रुप है इवन, एक ग्रुप है E2। इवन के जीतने की प्रोबेबिलिटी गिवन है हमें, इसी तरीके से E2 के जीतने की प्रोबेबिलिटी हमारे पास है। ठीक है, कितनी कितनी प्रोबेबिलिटी है कि इवन जीतता है उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.6 और E2 जीतता है इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.4। कुछ भी हो, एक नया प्रोडक्ट तो इंट्रोड्यूस हो चुका है, तो चाहे इवन करे या E2 करे, जो मेन हमारे पास आउटपुट है ना वो ये है कि एक न्यू प्रोडक्ट तो इंट्रोड्यूस हो चुका है। ठीक है, न्यू इवेंट ऑफ इंट्रोड्यूसिंग न्यू प्रोडक्ट, न्यू प्रोडक्ट तो इंट्रोड्यूस हो गया है। ओके, न्यू प्रोडक्ट आपके हाथ में है, ये इवेंट तो अकर हो चुका है आप लोगों के पास।
आपको बताना है कि ये जो नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस हो गया है ना, इसको किसने इंट्रोड्यूस किया है? सेकंड ग्रुप ने। आपको ये बताना है। तो यहाँ पे जब हम अपने इवेंट्स को डिफाइन कर देंगे, उसके बाद जाके हम अपने टेबल को कंप्लीट करेंगे। ओके, तो हमारे पास क्या क्या है? सबसे पहले कि लेट इवन बी द इवेंट, क्या डिफाइन करें? लेट इवन बी द इवेंट ऑफ विनिंग द कॉम्पिटिशन बाय फर्स्ट ग्रुप। ठीक है, इवन इवेंट क्या ले लो आप लोग? दैट फर्स्ट ग्रुप विंस द कॉम्पिटिशन। लेट इवन बी द इवेंट दैट फर्स्ट ग्रुप विंस द कॉम्पिटिशन। यहाँ पे लिख लो, जो आपका जो भी पहला ग्रुप है ना, वो कॉम्पिटिशन जीतता है। फर्स्ट ग्रुप विंस, राइट। E2 इवेंट ले लो कि सेकेंड ग्रुप जीतता है, सेकेंड ग्रुप विंस। A इवेंट ले लो, न्यू प्रोडक्ट इज इंट्रोड्यूस्ड। ठीक है, न्यू प्रोडक्ट इज इंट्रोड्यूस्ड, या फिर इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट। ठीक है, ये इस तरीके से आपने 3 इवेंट यहाँ डिफाइन कर लिए, क्योंकि यही 3 काम तो हुए हैं यहाँ पे। पहला काम क्या है? एक ग्रुप है, एक दूसरा ग्रुप है, दोनों कंपटीशन में गए लड़ने के लिए। ठीक है, ग्रुप 1 जीते, पहला ग्रुप जीते, उसके लिए हमने क्या इवेंट डिफाइन किया है? इवन। इवन इज द इवेंट कि फर्स्ट ग्रुप विंस द कंपटीशन। कंप्लीट करना आप इसको। ठीक है, E2 बी द इवेंट कि सेकेंड ग्रुप विंस द कंपटीशन, एंड A बी द इवेंट कि न्यू प्रोडक्ट इज इंट्रोड्यूस्ड, या इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट। ठीक है, यही 3 बातें हुई है और वही हमने डायग्राम में बनाया। अब इनने हमें कहा है कि प्रोबेबिलिटी कि पहला ग्रुप जीतता है, मतलब P1 कितना गिवन है? 0.6। फिर इनने हमें बताया है कि प्रोबेबिलिटी कि सेकेंड ग्रुप जीते। आपने सेकेंड ग्रुप किससे बताया है? E2 इवेंट से, मतलब PE2 कितना है? 0.4। ठीक है, तो इन दोनों ग्रुप के जीतने की प्रोबेबिलिटीज क्या है? 0.6 एंड 0.4। फिर इनने क्या बोला है कि अगर पहला ग्रुप जीतता है, मतलब एक इवेंट तो हो गया। क्या हो गया? कि पहला ग्रुप अगर जीतता है, ठीक है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू प्रोडक्ट इज 0.7। तो अगर फर्स्ट ग्रुप विंस, तो न्यू प्रोडक्ट को वो इंट्रोड्यूस करेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 0.7। एंड द करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी इज 0.3 इफ द सेकेंड ग्रुप विंस। तो यहाँ पे आपने क्या लिखा है कि सेकेंड ग्रुप के जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 0.4। फिर इस आम पे आप अपने आप से बात करेंगे क्या कि भाई अगर सेकेंड ग्रुप जीत गया है तो न्यू प्रोडक्ट आ जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.3। ठीक है, डायग्राम बन गया, राइट। क्या चाहिए इनको? अब वहां पे आ जाओ। क्या फाइंड करवा रहे हैं हमसे कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस्ड वाज बाय द सेकेंड ग्रुप। कि देखो न्यू प्रोडक्ट तो इंट्रोड्यूस हो गया है, लेकिन किसने किया है? कौन करेगा? सेकेंड ग्रुप करेगा। मतलब ये चाहिए इनको। क्या क्वेश्चन क्लियर है? ठीक है, जो काम हो जाता है वो इसके बाद आता है, जो चाहिए वो यहां लिखते हो। क्या इसको कैसे रीड करोगे? प्रोबेबिलिटी न्यू प्रोडक्ट इज इंट्रोड्यूस्ड बाय द सेकेंड ग्रुप। जो न्यू प्रोडक्ट आपने इंट्रोड्यूस कर दिया है, ठीक है, द न्यू प्रोडक्ट इज इंट्रोड्यूस्ड was by the second group। किसने किया है? सेकेंड ग्रुप ने किया हो, तो आपको PE2 by A चाहिए। क्या क्वेश्चन में कोई दिक्कत है? बहुत इजी बेसिक सा क्वेश्चन है। चलें आगे सॉल्व करने इसको। ठीक है, ये बनाने में कोई दिक्कत तो नहीं जाती। इवन इवेंट क्या था कि पहला ग्रुप जीते, तो पहले ग्रुप के जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या है? हमने फाइंड नहीं किया, क्वेश्चन ने हमें दिया है 0.6। ठीक है, E2 इवेंट हमने क्या लिया है कि सेकंड ग्रुप जीते, तो सेकंड ग्रुप के जीतने की प्रोबेबिलिटी हमने कितनी ली? 0.4। इसके बाद आप जानते ही हो, इस वाले आम पे आपको खुद से बात करनी होती है। क्या कि भाई अगर पहला ग्रुप जीत गया है तो नया प्रोडक्ट आया हो, तो वो भी उन्होंने हमें दिया है 0.7। कि अगर सेकेंड ग्रुप जीता है तो न्यू प्रोडक्ट आया हो 0.3। क्या चाहिए इनको कि न्यू प्रोडक्ट तो आ गया, ये बताओ कि सेकेंड ग्रुप के वजह से आया हो, सेकेंड ग्रुप ने इंट्रोड्यूस किया हो, ये चाहिए इनको। ठीक है, राइट। आओ फॉर्मूला बनाते हैं। क्या लगाओगे? बेस थ्योरम। क्यों? क्योंकि ये हो गया है, पीछे के डायरेक्शन में जा रहे हो, तो PE2 by A प्रोबेबिलिटी सेकेंड ग्रुप ने इंट्रोड्यूस किया है नया प्रोडक्ट। फॉर्मूला बताओ कैसे बनाओगे? सेकेंड ग्रुप मतलब फेवरेबल है, तो आप यहां लिखेंगे PE2 और फिर आप करेंगे अपने आप से बातें। क्या कि अगर सेकेंड ग्रुप जीता तो नया प्रोडक्ट, जो यहां लिखा है उसका उल्टा यहां आता है। ठीक है, फिर डिवाइडेड बाय जितने भी रास्ते थे। क्या क्या रास्ते थे? पहला ग्रुप अगर जीतता तो
अगर पहला ग्रुप जीत जाता तो नया प्रोडक्ट, ठीक है, क्योंकि तो टोटल है ना, प्लस दूसरा ग्रुप जीते और अगर दूसरा ग्रुप जीत जाता तो न्यू प्रोडक्ट। तो ये बन गया फेवरेबल बाय टोटल। फेवरेबल क्या था कि सेकंड ग्रुप जीता हो, उसी ने सेकंड प्रोडक्ट, उसी ने न्यू प्रोडक्ट लॉन्च किया हो, तो वो तो फेवरेबल ऊपर चला गया। टोटल में जितने रास्ते हैं वो सब आ जाते हैं, ठीक है। और आपका फॉर्मूला सही बना है या नहीं वो आपको पता चल जाएगा इससे। यहाँ जो भी लिखा है उसका जस्ट उल्टा यहाँ होता है, तो इसलिए आपको ये लिखना आना चाहिए, ठीक है, कि क्या फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है। अगर इसमें परेशानी नहीं है ना तो बेस थ्योरम का फॉर्मूला खुद बना लोगे, ठीक है। ओके, आ जाओ। अब क्या करना है, अब बस वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है कि देखो न्यू प्रोडक्ट आ गया है, सेकंड ग्रुप जीता हो, ये बताओ। सो PE2 प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 क्या है, सेकंड ग्रुप के जीतने की प्रोबेबिलिटी 0.4, तो यहां लिखोगे आप 0.4 इनटू सेकंड ग्रुप अगर जीतता है तो नया प्रोडक्ट आने की प्रोबेबिलिटी 0.3 डिवाइडेड बाय पहले ग्रुप के जीतने की प्रोबेबिलिटी 0.6 और ये क्या है 0.7। चलो लेके 0.6 0.7 प्लस इसका डेटा तो यही रखा है 0.4 इंटू 0.3। आप देखेंगे यहाँ पे कि इसका डेसिमल हटाएंगे तो 10, इसका हटाएंगे तो 10, 10 10 क्या हो जाएगा 100, 100 यहाँ भी आएगा, 100 यहाँ भी आएगा, तो ये दो 100 कॉमन लो और यहाँ से 100 कॉमन लेके कैंसिल किया, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या बचेगा, 4 3 ज़ा 12, 6 7 ज़ा 42 प्लस 4 3 ज़ा 12, यानी हमारे पास आएगा 12/2 + 2 4, 4 + 1 5, ठीक है। कैंसिल आउट करें इसे, किससे जाएगा ये, 6 2 ज़ा 12 एंड 6 9 ज़ा 54। सो 2/9 प्रोबेबिलिटी है कि जो आपका नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस हुआ है उसे सेकंड ग्रुप ने किया हो, ठीक है। क्या क्वेश्चन क्लियर है, क्वेश्चन रीड करके समझ पा रहे हो, एक बार समझने के बाद फिर से रीड करना, फिर से सॉल्व करना, ठीक है। सो हमने स्टार्टिंग यहाँ से की, डायग्राम अगर बना लिया तो कोई परेशानी है ही नहीं, आप खुद से पूरा सॉल्व कर लोगे, ठीक है। चलो ओके, सो क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। एक अच्छा क्वेश्चन है ये। सपोज अ गर्ल थ्रोज अ डाई, एक डाई को फेंका है। इफ शी गेट्स 5 और 6, अब यहाँ पे बनाते हैं अपन कुछ कुछ चीजें और फिर समझने की कोशिश करेंगे, ओके। तो यहाँ क्या हुआ है कि एक डाई को फेंका है और अगर उसको 5 या 6 मिलता है, ठीक है, अगर 5 या 6 मिलता है तो वो क्या करती है, शी टॉसेस अ कॉइन 3 टाइम्स एंड नोट्स द नंबर ऑफ हेड्स। पहले डाई को फेंका, डाइस को फेंका, अगर 5 या 6 आता है तो वो क्या करती है, फिर वो कॉइन को उठाती है और कॉइन को 3 बार टॉस करती है। अब आप जानते हो कॉइन को कितनी बार टॉस किया है, 3 टाइम्स, तो इसके आउटकम कितने आएंगे, 8, 2 टू द पावर 3 मतलब 8 आउटकम्स। अब वो 8 आउटकम्स क्या आएंगे, आप लोग बना लो यहाँ पे। तो देखो अगर उसके पास 5 या 6 आता है तो कॉइन को पकड़ती है और 3 बार टॉस करने लगती है। हमें उससे मतलब नहीं है, हमें तो उसके आउटकम से मतलब है कि भाई अगर कॉइन को 3 बार टॉस किया तो क्या क्या आएगा, हेड हेड हेड, ठीक है, हेड हेड टेल, ये दो बना लिया आपने। फिर क्या करो, टेल को घुमाते जाओ, पहले मिडिल में लेके आओ हेड टेल हेड, उसके बाद एक्सट्रीम पोजीशन पे लेके आ जाओ, सो टेल हेड हेड, ठीक है। फिर क्या करो, एच एच को रिप्लेस करो टी 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 से, जहां एच है उसे टी से रिप्लेस कर दो, जहां टी है उसे एच से रिप्लेस कर दो, सो टी एच टी एंड दिस इज एच टी टी। तो ये काम किया है उसने कि जब उसके डाइस पे 5 या 6 नंबर आता है तो वो कॉइन को 3 बार टॉस करने लगती है। तो जब वो टॉस करेगी कॉइन को 3 बार तो क्या क्या आउटकम आएंगे, आपको वो आउटकम बना लेना है, ठीक है। फिर क्या हुआ, इफ शी गेट्स 1 2 3 और 4, और अगर डाइस को फेंकने पे उसके पास 1 2 3 या 4 आता है तो क्या करती है वो, शी टॉसेस अ कॉइन वंस। ये अच्छा काम किया कि अगर 1 2 3 4 आ जाए तो सिक्के को सिर्फ एक बार टॉस करती है। और आप जानते हो जब कॉइन को एक बार टॉस करोगे तो या तो आपके पास हेड आएगा या तो आपके पास टेल आएगा, ठीक है। एंड नोट्स वेदर अ हेड और टेल इज ऑब्टेन्ड, तो हमने पहले बना लिया। फिर क्या हुआ, इफ शी ऑब्टेन्ड एग्जैक्टली 1 हेड, ठीक है, अगर उसके पास एग्जैक्टली 1 हेड आता है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी थ्रू 1 2 3 और 4 विद द डाइस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक इवेंट हो चुका है। कौन सा इवेंट हो गया है, यहाँ पे लिखो, लेट ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 1 हेड, राइट। उसने डाइस को फेंका, 5 या 6 आया तो 3 बार कॉइन को टॉस किया,
हेड को देखा उसने, ठीक है। फिर उसने क्या किया, डाइस को फेंका, 1 2 3 4 आया। अगर 1 2 3 4 आया तो कॉइन को एक बार टॉस किया। फिर आगे क्या लिखा है कि अगर इफ शी ऑब्टेन्ड एग्जैक्टली 1 हेड, कि कॉइन को टॉस करने पे अगर उसे एग्जैक्टली एक हेड मिला है, तो जरा ये बताओ कि उसका एग्जैक्टली एक हेड आया है जब उसने डाइस में 1 2 3 4 थ्रो किया हो, ठीक है। तो यहाँ पे एक इवेंट हो चुका है ना, इफ का मतलब क्या है, गिवन। तो इट इज गिवन दैट शी ऑब्टेन्ड एग्जैक्टली 1 हेड, तो ये इवेंट हो चुका है, तो उसे हम ए से डिनोट कर देते हैं कि लेट ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 1 हेड, ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 1 हेड, एक हेड आने का इवेंट, ठीक है। ये कौन है, आपका ए है। इसके बाद आ जाओ, कुछ और इवेंट डिफाइन करते हैं अपन। एक इवेंट ले लो, इवन। इवन इवेंट क्या डिफाइन करोगे, लेट इवन बी द इवेंट कि द आउटकम ऑन द डाई इज 5 एंड 6, ठीक है। सो लेट इवन बी द इवेंट दैट आउटकम ऑन द डाइस इज 5 और 6, ठीक है। और E2 एक इवेंट ले लो कि जब उसने डाइस को फेंका तो 1 2 3 4 आया, ठीक है। तो यहाँ पे लिखो E2 बी द इवेंट दैट द आउटकम ऑन द डाइस इज 1 2 3 एंड 4। आप ये पूरा लिखेंगे। अब इनको क्या चाहिए, इनको ये चाहिए कि देखो एक एग्जैक्टली एक हेड मिल गया है, एग्जैक्टली 1 हेड आया है, जरा ये बताओ कि उसने 1 2 3 एंड 4 को थ्रो किया होगा डाइस में। तो 1 2 एंड 3 को थ्रो करने का जो इवेंट है दैट इज E2। मतलब आपको बेसिकली इस क्वेश्चन में ये फाइंड करना है। ये समझ में आया क्या क्या हो गया यहाँ पे। अभी देखो, अब जरा हम डायग्राम से भी समझेंगे हुआ क्या है इस पूरे एक्सपेरिमेंट में। एक स्टूडेंट रही होगी, उसने क्या किया, उसके पास डाइस थी, उसने डाइस को थ्रो किया। उसने ये देखा कि अगर 5 या 6 आएगा तो मैं कॉइन को 3 बार टॉस करूंगी, और अगर 1 2 3 4 आता है तो मैं कॉइन को एक बार टॉस करूंगी। फिर उसके पास ना कॉइन टॉस करने पे एग्जैक्टली एक हेड आया, तो एग्जैक्टली एक हेड आने वाला इवेंट हो गया। तो ये वो इवेंट हो गया है विच इज अकर्ड, मतलब उसे एग्जैक्टली 1 हेड मिला है। अब ये बताओ कि उसे कब मिला होगा एग्जैक्टली 1 हेड, जब उसने डाई को 1 2 3 एंड 4 नंबर से आउटकम में देखा होगा। जब उसने डाई को थ्रो किया तो उसके पास आउटकम 1 2 3 4 आया हो। तो हमें ये चाहिए इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके का कुछ डायग्राम था। अब जरा इसमें हम एरो डायग्राम बनाते हैं और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, एक बात आप जरा यहाँ पे नोटिस करो कि जब 5 एंड 6 आया तो जब वो कॉइन को 3 बार टॉस करती है, हमें सारे आउटकम से तो कोई मतलब नहीं है, हमें किससे मतलब है, एग्जैक्टली 1 हेड वाले आउटकम से। तो जब कॉइन को आप 3 बार टॉस करोगे तो सिर्फ एक बार हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, ये पता कर लो आप। तो आप देख सकते हैं कि एग्जैक्टली 1 टाइम्स हेड, ये तो 2 है, ये 3 है, ये एक भी नहीं है, 1 2 एंड 3। तो जब आप अपने कॉइन को 3 बार टॉस करते हो तो एग्जैक्टली एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 3/8, ओके। और यहाँ पे एग्जैक्टली एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, हाफ, 1/2, ठीक है। तो ये याद रखना यहाँ पे कि जब 3 बार आपने कॉइन को टॉस किया है तो 3/8 एग्जैक्टली 1 हेड आ रहा है, और जब एक बार कॉइन को टॉस किया है तो 1/2 एग्जैक्टली 1 हेड आने की प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। और अब मैं इसको हटाती हूँ और यहाँ पे एरो डायग्राम बनाती हूँ, राइट। चलो, सबसे पहला इवेंट तो क्या किया है, उसने डाइस को फेंका है। तो हमने कह दिया कि लेट इवन बी द इवेंट कि जब डाइस को फेंका तो 5 एंड 6 आउटकम आया हो, 5 और 6। एंड E2 बी द इवेंट कि जब डाइस को फेंका तो क्या आया हो, 1 2 3 और 4 आया हो, ठीक है। अब एरो डायग्राम बनाओ, यहाँ पे आ जाओ, और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ क्या लिखोगे, एग्जैक्टली 1 हेड अपीयर्स, ठीक है। तो इसे मैंने ए से डिनोट किया। ए मेरा वो इवेंट है कि मुझे एग्जैक्टली एक हेड मिला हो, तो यहाँ पे लिखो एग्जैक्टली 1 हेड, राइट, ओके। अब आ जाओ, इसे फिल करते हैं पूरे डायग्राम को। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन, ठीक है। कॉइन पे तो हम बाद में गए हैं ना, सबसे पहले हमने क्या किया है, सबसे पहले हमने डाइस को रोल किया है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन क्या होगा, इवन क्या है, इवन इज द इवेंट that the outcome on the dice is 5 or 6. तो probability of getting outcome on the dice 5 और 6 कितना होगा, favorable by total। तो favorable कितने आउटकम है, 2,
एक डाइस में टोटल आउटकम कितने होते हैं 6, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन क्या आएगी 2/6। ठीक है, अब आप अपने आप से बातें करेंगे इस वाले आर्म के लिए। क्या बोलोगे आप कि देखो हमें आउटकम 5 या 6 तो मिल गया, अब ये बताओ कि एग्जैक्टली 1 हेड आया हो। तभी मैंने पहले यहाँ पे वो डायग्राम बनाया था कि 5 और 6 आया है तो कॉइन को 3 बार टॉस किया है और उसमें एग्जैक्टली एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है 3/8। तो यहाँ आप क्या लिख देंगे 3/8। ठीक है, हमने 5 और 6 आउटकम तो देख लिया। अब अगर हमारा आउटकम 5 और 6 आ चुका है तो एग्जैक्टली एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 3/8 होगी, क्योंकि यहाँ पे हमने अपने कॉइन को 3 बार टॉस किया और जब हम अपने कॉइन को 3 बार टॉस करते हैं तो सिर्फ एक बार हेड आए, वो सिर्फ 3 फेवरेबल होते हैं और टोटल 8, इसीलिए 3/8। ओके, अब आ जाओ यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवेंट E2। E2 इवेंट क्या है? E2 इज द इवेंट of getting an outcome on the dice 1, 2, 3 और 4। तो what is the probability of E2? Probability of E2 क्या होगा? Probability of getting the outcome 1, 2, 3 and 4 on the dice। 1, 2, 3, 4 आने की क्या probability है जब आप अपने डाइस को थ्रो करोगे? तो आप देख रहे हैं फेवरेबल कितने हैं 4, टोटल कितने हैं 6, तो 4/6 ये हो गया। अब इस वाले आर्म पे बात करना है आपको। यहाँ क्या बोलोगे कि देखो हमने डाइस को रोल किया 1, 2, 3 या 4 तो आ गया, अब क्या आ जाए एग्जैक्टली 1 हेड आ जाए, तो यहाँ पे लिखेंगे A। ओके, आप जानते हो कि जब 1, 2, 3 या 4 आया है डाइस पे तब आपने क्या किया है, तब आपने कॉइन को टॉस किया है एक बार, और जब आप अपने कॉइन को एक बार टॉस करते हैं तो एग्जैक्टली 1 हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है 1/2, क्योंकि जब एक बार टॉस किया है तो या तो हेड आता है या तो टेल आता है, तो सिर्फ एक हेड मिले मतलब क्या 1 फेवरेबल, टोटल है 2, सो 1/2। तो आपने यहाँ पे क्या लिखा 1/2। ये हमने डायग्राम कंप्लीट किया। ओके, ये पहले ही मैंने आपको सिखा दिया था, इसलिए मैंने यहाँ पे वो जितने भी आउटकम्स थे वो बना के बताए। क्या चाहिए कि देखो एग्जैक्टली एक हेड तो आ गया है, लेकिन कब आया हो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी शी थ्रू 1, 2, 3 और 4 विद द डाइस। तो एक हेड तो आ गया है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो E2 इवेंट से आया हो। E2 इवेंट क्या है कि डाइस पे 1, 2, 3 या 4 आया हो। ठीक है, हमें ये चाहिए, मतलब ये हो गया, हम जा रहे हैं रिवर्स डायरेक्शन में, यानी किसका क्वेश्चन है ये बेस थ्योरम का क्वेश्चन है। ओके, तो चीजें क्लियर हो रही है। अब क्या करेंगे हम, मैम अप्लाइंग बेस थ्योरम, तो फॉर्मूला खुद बना सकते हैं। चलो आ जाओ बनाते हैं फॉर्मूला। ऊपर एक लाइन आप जरूर लिख देना, क्या अप्लाइंग बेस थ्योरम। क्या चाहिए आपको कि एग्जैक्टली एक हेड आया है ना, आप खुद ही देख रहे हो एग्जैक्टली एक हेड यहाँ से भी आ सकता था, यहाँ से भी आ सकता था। इनको कौन सा वाला चाहिए, ये वाला चाहिए कि जब आपके डाइस में 1, 2, 3 या 4 आया हो। ओके, सो हमें चाहिए कि भाई एग्जैक्टली एक हेड तो आ गया, ये बता दो कि E2 इवेंट से आया है। E2 इवेंट क्या है, डाइस पे 1, 2, 3 या 4 देखना। ठीक है, अब हम थोड़ा बचपन वाले फॉर्म से थोड़ी हेल्प लेंगे, थोड़ी सी हिंट लेंगे और यहाँ बेस थ्योरम बना देंगे। क्या बोल रहे हैं फेवरेबल कि E2 इवेंट आया हो, तो आप यहाँ पे लिखेंगे PE2। जैसे ही यहाँ लिखा फिर आप करेंगे अपने आप से बातें, क्या कि अगर E2 इवेंट आया है तो एग्जैक्टली 1 हेड, ये बना लिया, हिंट है ये, सिर्फ फॉर्मूला याद करने का तरीका है ये। ओके, और एक और तरीका क्या है यहाँ पे कि ये जो लिखा है ना इसका उल्टा यहाँ लिखते हैं। अगर यहाँ E2/A है तो यहाँ A/E2 ही आएगा। ठीक है, और फिर ये तो आप समझ जाएंगे, जैसा आपको अच्छा लगे, जो मेथड इजी लगे फॉर्मूला याद करने के लिए आप उसे यूज करो। डिवाइडेड बाय फिर क्या टोटल यहाँ पे टोटल प्रोबेबिलिटी का लॉ आ जाएगा, जितने भी रास्ते थे उन सबको ऐड कर दो। ठीक है, तो पहला रास्ता है कि अगर डाइस ने 5 या 6 दिखाया हो, अब इतने से तो काम चलेगा नहीं, थोड़ी सी बातें करनी पड़ेगी। क्या बोलोगे कि अगर डाइस ने 5 या 6 दिखाया हो तो एग्जैक्टली 1 हेड, प्लस अगर डाइस ने क्या दिखाया हो 1, 2, 3 and 4 मतलब E1, अरे E2 है वो, मतलब E2, और अगर E2 हो गया है तो एग्जैक्टली 1 हेड आया हो। ठीक है, ये बन गया बेस थ्योरम बड़े आसानी से। राइट, अब क्या करना है, यहां तक अगर आप चीजें समझ गए ना, ये पूरी चीजें,
फॉर्मूला बना लिया, इसके बाद तो कुछ होता ही नहीं है, फिर तो सब कुछ जाके बस आपको सब्स्टिट्यूट करना है। कैलकुलेशन मिस्टेक ना करोगे तो पूरे फुल मार्क्स लेके आ जाओगे, अच्छे खासे बड़े मार्क्स में ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, आ जाओ, वैल्यूज को रखते हैं अपन। सो हमारे पास क्या है, PE2 4/6 है ना, यहाँ पे जो लिखा है उसे कॉपी करो पहले। क्या था ये, 4/6 इनटू, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, हाफ, डिवाइडेड बाय E1 की प्रोबेबिलिटी 2/6 इनटू इसकी प्रोबेबिलिटी 3/8 प्लस यहां लिखो 4/6 इंटू हाफ। ठीक है, ऐसा आ गया। अब क्या करें, इनको सिंप्लीफाई कर सकते हो तो कर दो, जैसे कि 2 1 जा 2 2 जा 4 है ना, हटाओ इसको, यहाँ पे आया 2, ये भी कट हो सकता है, 2 1 जा 2 3 जा 6, यानी कि यहाँ हमारे पास 1/3 आ रहा है। इधर देखो 3 1 जा 3 2 जा 6 एंड 2 1 जा 2, तो ये आया 1/8। यहाँ पे 2 1 जा 2 2 जा 4, फिर 2 1 जा 2 3 जा 6, तो 1/3। ठीक, एलसीएम ले लो आप, तो कितना आएगा 1/3, 8 एंड 3 का एलसीएम 24। ठीक है, दिस इज 3 एंड दिस इज 8, ये आ रहा है 1/3 इंटू रेसिप्रोकल होके ऊपर जाएगा 24 डिवाइडेड बाय 8 + 3, तो 8 + 3 कितना आएगा, 9 10 11 कैंसिल आउट हो सकता है, 3 1 जा 3 8 जा 3 1 जा 3 8 जा 24, यानी 8/11 आ रही है प्रोबेबिलिटी कि आपके पास जो एग्जैक्टली 1 हेड आया है ना, वो तब आया होगा जब आपके डाइस ने 1 2 3 या 4 शो किया हो। दैट्स इट। ठीक है, क्लियर है सब कुछ एकदम। ये डायग्राम सीख गए, सारी बातें सीख गए, क्वेश्चन इजी है, आप खुद जानते हो। एक बार सारे क्वेश्चन खुद से जरूर लगाना है। ठीक है, चलो आ जाओ, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाओ आप लोग। अ मैन्युफैक्चरर हैज 3 मशीन ऑपरेटर्स A, B एंड C। 3 मशीन ऑपरेटर्स हैं A, B एंड C। चलो बनाते चलते हैं डायग्राम। ठीक है, कितने मशीन है भाई, 3 मशीन हैं, A, B एंड C। द फर्स्ट ऑपरेटर A प्रोड्यूसेस 1% डिफेक्टिव आइटम्स। अब कुछ डेटा थोड़ा रॉ में है, तो इसको ना अपन एक जगह लिख लेते हैं कि 3 मशीन ऑपरेटर्स हैं A, B एंड C। जो आपका A है ना, वो 1% डिफेक्टिव आइटम बनाता है, वेयर इज द अदर 2 ऑपरेटर्स B एंड C प्रोड्यूसेस 5% एंड 7% डिफेक्टिव आइटम्स। तो B कितना परसेंट डिफेक्टिव बनाता है, 5%, और C कितना बनाता है, 7% डिफेक्टिव बनाता है ये। ठीक है, फिर क्या हुआ, A is on the job for 50% of the time। अब जो आपका A है वो 50% ऑफ द टाइम जॉब पे है, मतलब उसने अगर कोई प्रोडक्ट बनाया होगा तो 50% अगर जॉब पे है वो, इसका मतलब अगर आपका मशीन A का जो ऑपरेटर है वो जो आइटम्स बनाएगा वो कितना बनाएगा, 50%, राइट, क्योंकि उतना समय वो जॉब पे है। सो 50% आपका A जॉब पे रहता है। उसी तरीके से B जो है वो 30% जॉब पे रहेगा एंड C 20% ऑफ द टाइम जॉब पे रहता है। एक डिफेक्टिव आइटम प्रोड्यूस हो गया है, ठीक है, इवेंट दैट हैज अकर्ड, क्या है वो, कि आइटम तो डिफेक्टिव है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज प्रोड्यूस्ड बाय A। तो क्या चांसेस है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो डिफेक्टिव आइटम हमारे हाथ में है, जो बन चुका है, वो किसने बनाया हो, मशीन A वाले ने बनाया हो। ठीक है, तो ये कुछ कहानी है इसमें, आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, आपको सब कुछ तो गिवन है। क्या हो रहा है यहाँ पे, 3 मशीन ऑपरेटर्स है A, B, C। A 50% जॉब पे रहता है, B 30 एंड C 20%। तो यहाँ पे आप क्या समझेंगे कि 50% जॉब पे रहता है, मतलब 50% उसने आइटम बनाया होगा। यहाँ पे क्या 30% बनाया होगा, इसने 20% बनाया होगा। अब ये जो आपका मशीन A है ना, ये इतना डिफेक्टिव बनाता है, B भी कुछ डिफेक्टिव बनाता है एंड C 7% डिफेक्टिव बनाता है। क्या हुआ कि आपने एक आइटम देखा वो डिफेक्टिव निकला, ये बताओ कि किसने बनाया, ये बताओ कि वो A ने बनाया। तो यहाँ पे जब हम डायग्राम बनाएंगे तो ये जो डायग्राम है आपका एरो डायग्राम, ये तीनों एक जगह पे जाके मिल रही हैं और वो जगह क्या है कि आइटम डिफेक्टिव है। तो यहाँ पे डी इवेंट ले लो आप कि आइटम इज डिफेक्टिव। ओके, आइटम इज डिफेक्टिव, जो भी आपका प्रोडक्ट है वो डिफेक्टिव है। आपको क्या बताना है, आपको बताना है कि ए ने बनाया। तो आप आगे से पीछे की तरफ जा रहे हो, कौन लगेगा, क्या लगेगा, बेस थ्योरम लगेगा। दैट्स इट। ठीक है, चलो अब कुछ करना ही नहीं है इस क्वेश्चन में। आपको, आपके पास पूरा डेटा है,
डायग्राम को कंप्लीट कर दो, क्या चाहिए उसे लिख दो, बेस थ्योरम लगा दो, आंसर आपके सामने है। ठीक है, सो हम लिखेंगे यहाँ पे, पहले इवेंट को डिफाइन कर देते हैं। क्या क्या इवेंट है? लेट ए बी द इवेंट कि आइटम इज प्रोड्यूस्ड बाय मशीन ऑपरेटर ए। ठीक है, आइटम या फिर प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड बाय, यहाँ पे सिर्फ मैं ए लिख रही हूँ, समझना कि मशीन ऑपरेटर ए है। इसी तरीके से बी लिखेंगे आप, आइटम प्रोड्यूस्ड बाय मशीन ऑपरेटर बी, एंड सी इज द इवेंट कि आइटम इज प्रोड्यूस्ड बाय मशीन ऑपरेटर सी। फिर डी इज द इवेंट डिफेक्टिव आइटम इज प्रोड्यूस्ड। डी इवेंट क्या है कि देखो डिफेक्टिव आइटम बना दिया। ठीक है, डिफेक्टिव आइटम इज प्रोड्यूस्ड, ये आपका डी इवेंट हो गया। अब क्या चाहिए पहले उसे भी लिख लो। क्या चाहिए इनको कि देखो डिफेक्टिव आइटम तो प्रोड्यूस्ड हो गया है, प्रोबेबिलिटी पे आ जाओ। ये इवेंट तो कर चुके हो आप, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज प्रोड्यूस्ड बाय ए। ये बताओ कि मशीन ऑपरेटर ए की गलती है, मशीन ऑपरेटर ए ने बनाया हो। ठीक है, आपको क्या निकालना है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज प्रोड्यूस्ड बाय ए। क्या लिखा है, अ डिफेक्टिव आइटम इज प्रोड्यूस्ड, मतलब ये इवेंट तो हो गया, तो जो हो गया वो इसके बाद लिखा जाता है। फिर क्या पूछा कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि ए ने बनाया, तो पी ए बाई डी आपको चाहिए। ठीक है, ये आपको चाहिए इस क्वेश्चन में। क्या क्वेश्चन क्लियर है? क्वेश्चन क्लियर है, ये सारी चीजें लिख लोगे आप। अब आते हैं यहाँ पे और इस डायग्राम को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे थोड़ा अच्छा सा बनाते हैं अपन इस डायग्राम को। ये ऐसा गया, इधर जा रहा है, ये ऐसा गया, सीधे चला गया इसके पास। ठीक, कुछ इस तरीके से ये आपका सी ऑपरेटर आया और इसने भी कुछ डिफेक्टिव बनाया होगा। राइट, तो सबसे पहले हम बात करेंगे पी ए की। पी ए का मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो आइटम है वो मशीन ए का ऑपरेटर बनाता है। कितना समय रहता है जॉब पे, 50%, तो 50/100। सो 50/100 मतलब 5/10। ओके, फिर इसी तरीके से आप प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मतलब कितने समय जॉब पे रहता है, 30%, तो 30/100 मतलब 3/10। इसी तरीके से आप जाएंगे एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सी निकालेंगे। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी क्या होगी, सी 20% टाइम जॉब पे रहता है, मतलब 20/100, 0 से 0 गया, सो 2/10, ये आया आपका 2/10। ये वाला डायग्राम हमने कंप्लीट किया। अब बात है इसकी, इसकी और इस एरो की। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या आप, यहाँ आप लिखेंगे कि देखो आइटम तो ए ने बनाया लेकिन डिफेक्टिव बनाया, इसकी प्रोबेबिलिटी, क्योंकि देखो ना आप ए देख चुके हो, जब आपने ए देख लिया यहाँ पे तो डी चाहिए आपको। सो कितना बनाया है ए ने डिफेक्टिव, कितना बनाया चेक करो, 1%, तो 1% यानी कि 1/100। ठीक है, फिर यहाँ पे आपने बी की प्रोबेबिलिटी निकाल ली, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कि देखो प्रोडक्ट बी ने बनाया लेकिन डिफेक्टिव बनाया, क्या चांसेस है, 5%। 5% यानी कि 5/100। इसके बाद इस एरो की बात है, यहाँ क्या लिखोगे आप, यहाँ लिखोगे कि आइटम किसने बनाया, सी ने बनाया, लेकिन कैसा बनाया, डिफेक्टिव बनाया। ठीक है, जो प्रोडक्ट है दैट इज मेड बाय सी लेकिन डिफेक्टिव, तो कितना बनाया है सी ने डिफेक्टिव, 7%, यानी कि 7/100। ये बन गया आपका डायग्राम कंप्लीट। ओके, अब तो इस क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं है, आप एक एक चीज समझ के आपने इवेंट डिफाइन कर दिया, ये चाहिए। चलो लगाते हैं बेस थ्योरम। क्यों, क्या हो रहा है यहाँ पे, डिफेक्टिव आइटम तो हो गया है, किसने बनाया, ए ने बनाया। कहाँ जा रहे हो, पीछे जा रहे हो, मतलब बेस थ्योरम। ठीक है, चलो आओ फाइंड करें प्रोबेबिलिटी कि आइटम तो डिफेक्टिव है लेकिन ए ने बनाया, ये बताओ। तो हम कहेंगे ठीक है, वो ही हमारा पुराना काम, एक ट्रिक है याद करने का, फेवरेबल बाय टोटल। फेवरेबल क्या है कि ए ने बनाया हो, तो यहाँ लिखोगे आप ए ने बनाया। फिर तो किसी को देखो ही मत, अपने आप से बातें करो। क्या बातें करोगे कि ए ने बनाया, डिफेक्टिव बनाया। ठीक है, या फिर इनकी ट्रिक, क्या ट्रिक है कि जो a बाई डी लिखा है तो इसका उल्टा यहाँ d बाई ए आता है, या फिर जो मैं आपको सिखा रही हूँ उस तरीके से एक ट्रिक समझ के याद कर लो। ठीक, डिवाइडेड बाय जितने भी, फिर लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी आ जाती है। आपने ऊपर लिख दिया जो चाहिए था, इसके बाद नीचे क्या आता है, लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, और वो क्या है कि कितने रास्तों से आप डिफेक्टिव आइटम तक पहुंच रहे हैं। राइट, तो वो सारे रास्ते लिखेंगे आप। सो आप लिखेंगे यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, फिर चाहो तो अपने आप से बातें करो कि ए ने बनाया, डिफेक्टिव बनाया, प्लस
प्रोबेबिलिटी ऑफ बी लिखा, फिर बातें करो कि बी ने बनाया डिफेक्टिव बनाया, प्लस क्या बोलोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, फिर करो बातें अपने आप से, सी ने बनाया डिफेक्टिव बनाया, राइट। तो ये आपका बेस थ्योरम का फॉर्मूला बन गया यहाँ पे, ठीक है। अब क्या करें, अब सारी वैल्यूज को बस सब्स्टिट्यूट करो। तो चलो आओ, वैल्यूज बिल्कुल आपके पास है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है 5/10, तो लिखो यहाँ पे 5/10 इनटू डी बाई ए की प्रोबेबिलिटी 1/100 रखो, फिर नीचे भी यहाँ पे भी 5/10 इंटू 1/100 प्लस बी के बनाने की प्रोबेबिलिटी 3/10 और इसने डिफेक्टिव बनाया हो 5/100। सी के बनाने की प्रोबेबिलिटी क्या है 2/10, डिफेक्टिव बनाया हो 7/100। तो आप लिखेंगे यहाँ पे 2/10 इंटू 7/100, ठीक है। क्या चेक कर रहे हो आप लोग कि 10 इंटू 100, इधर भी इधर भी इधर भी और ऊपर भी है, नीचे से कॉमन लो, ऊपर वाले से कैंसिल कर दो, तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आएगा 5 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 3 5 जा 15, ठीक है। फिर क्या आ रहा है 2 7 जा 14, तो अब ऐड कर लो आप लोग, कितना आ रहा है, ये आ रहा है 5, दिस इज 20 प्लस कितना 34, सॉरी 20 प्लस 14 34, तो 5/34 आ रही है आपकी प्रोबेबिलिटी कि आइटम डिफेक्टिव है और मशीन ऑपरेटर ए ने बनाया है। सब ठीक है, 7 2 14, 5 3 15, दिस इज 20 प्लस 14 34, यस। क्या ये क्वेश्चन क्लियर है, ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 पे आ चुके हैं बेस थ्योरम के। अब आई थिंक कुछ चीजें आपको क्लियर होती जा रही हैं, क्वेश्चंस बनते जा रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या होता है बेस थ्योरम में, क्वेश्चन की एक बार रीडिंग कर लो, अपने दिमाग में चीजों को सेट कर लो कि क्या क्या बोल रहे हैं, ठीक है। तो जो बोल रहे हैं फिर डायग्राम बनाने की कोशिश करो, उसके बाद इवेंट डिफाइन कर देना, राइट। लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी की हेल्प से ये सारी चीजें लिख लेना जो चाहिए, मतलब बेस थ्योरम, क्योंकि आप पीछे के डायरेक्शन में जा रहे हो, पीछे के डायरेक्शन में जा रहे हो आप, तो बेस थ्योरम का फॉर्मूला आएगा। कैसे बनता है फॉर्मूला, मैंने आपको कुछ ट्रिक के साथ समझाने की कोशिश की है। आई होप अब आप बना लेते हैं बेस थ्योरम का फॉर्मूला, और यहाँ तक अगर आपने सारा काम कर लिया फिर ये तो कुछ भी नहीं है, फिर तो आंसर ही है, राइट। ओके, चलो ये सारे क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाओ और इस क्वेश्चन पे लगा लो स्टार, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। सो क्या कह रहा है क्वेश्चन, अ कार्ड फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स इज लॉस्ट। आपके पास है 52 कार्ड्स, उसमें से आपने एक कार्ड घुमा दिया। फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड्स ऑफ द पैक 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एंड आर फाउंड टू बी बोथ डायमंड्स। अब एक कार्ड ना घूम गया है, आपको नहीं पता वो क्या है, ठीक है। आपके पास 52 कार्ड्स थे, उसमें से एक कार्ड आपका गायब हो चुका है। अब आपके पास जितने कार्ड बचे हैं उसमें से आपने 2 कार्ड्स निकाले और वो दोनों कार्ड्स कैसे थे, डायमंड आए, ठीक है। तो ये कौन सा इवेंट हो गया है कि आपने 2 कार्ड्स निकाले और वो दोनों कार्ड्स क्या है, डायमंड है। तो ये इवेंट आपका अकर हो चुका है। ओके, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द लॉस्ट कार्ड बीइंग अ डायमंड, कि आपका जो कार्ड एक घूमा था ना वो डायमंड का हो, ये आपको पता करना है। तो ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम डायग्राम बनाते हैं। आ जाओ, यहाँ सबसे पहले हम लिखते हैं कि यहाँ पे 2 इवेंट आप डिफाइन करो, ए एंड बी, ठीक। अब आप जान रहे हो यहाँ पे क्या हो रहा है, 52 कार्ड्स हैं, एक कार्ड आपका घूम गया है, उसके बाद आपने 2 कार्ड्स निकाले, डायमंड आ गया, ये इवेंट हो गया। फिर ये लोग ये बोल रहे हैं कि आपका जो कार्ड लॉस्ट हो गया था वो डायमंड हो, है ना। द लॉस्ट कार्ड बीइंग अ डायमंड, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है ये आपको पता करना है। तो यहाँ ना 2 केसेस बनेंगे। अब आपका जो कार्ड घूमा है, ठीक है, जो घूम गया है वो या तो डायमंड होगा या तो डायमंड नहीं होगा। तो आप यहाँ पे सबसे पहले 2 इवेंट डिफाइन करोगे। सबसे पहला इवेंट क्या होगा आपका सबसे पहला इवेंट होगा यहाँ पे लॉस्ट कार्ड बीइंग अ डायमंड। तो उसे मैं ए से डिनोट कर देती हूँ। एक काम करो, E1 से डिनोट कर देते हैं, हर जगह E1 E2 ले रहे हैं ना, आ जाओ। सो लेट E1 बी द इवेंट कि लॉस्ट कार्ड क्या है, लॉस्ट कार्ड इज डायमंड, ये आपका E1 इवेंट है। सही है बात, बिल्कुल ठीक है मैम। E2 इवेंट क्या ले लो आप कि लॉस्ट कार्ड डायमंड नहीं है, लॉस्ट कार्ड इज नॉट डायमंड, ठीक है, कोई और घूमा होगा, डायमंड तो नहीं घूमा। उसके बाद एक इवेंट हो चुका है,
वो इवेंट क्या है कि आपने जो 2 कार्ड्स निकाले हैं दे आर फाउंड टू बी बोथ डायमंड्स। तो आप यहाँ पे लिखेंगे ए इवेंट में क्या कि ड्रॉन 2 कार्ड्स कौन है, ड्रॉन 2 कार्ड्स आर डायमंड। ये आपका ए इवेंट है, ये हो चुका है, ठीक है। फिर इनने आपसे क्या पूछा है, इनने देखो ये बोल दिया कि फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड्स ऑफ द पैक 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एंड आर फाउंड टू बी बोथ डायमंड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी कि लॉस्ट कार्ड आपका डायमंड था। तो आपको चाहिए क्या कि देखो आपने जो 2 कार्ड्स निकाले बाहर वो तो डायमंड है, जरा ये बता दो कि आपका जो वो पहला वाला कार्ड घूमा था ना वो डायमंड का था, यानी आपको ये चाहिए, ठीक है। ये मैंने 1 बनाया है इधर, चेक करो इसको जल्दी से, दिस इज E1। क्या चाहिए कि देखो 2 कार्ड्स जो हाथ में वो तो डायमंड है नो डाउट, लेकिन आपका जो पहला वाला कार्ड घूमा था ना वो डायमंड हो, ये बताओ। सो आपको P(E1/A) चाहिए इस क्वेश्चन में। तो यहाँ पे देखो मैं आपसे हर बार कहती हूँ अगर क्वेश्चन की लेंथ बड़ी है ना तो क्वेश्चन सब कुछ दिया रहता है, बहुत इजी होता है। यहाँ पे थोड़ा सा छोटा क्वेश्चन था तो हमें खुद ही समझना था कि यहाँ हम 2 इवेंट क्या डिफाइन करने वाले हैं। तो जब क्वेश्चन को पढ़ा हम ये समझ गए कि देखो 52 कार्ड से एक जा चुका है, एक लॉस्ट हो गया है। उसके बाद हमने 2 कार्ड्स निकाले, डायमंड मिले। फिर ये हमसे पूछ रहे हैं कि जो आपका स्टार्टिंग में कार्ड घूम गया था वो डायमंड का हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो इसी लाइन से हम समझ गए कि हमारे जो 2 इवेंट यहाँ पॉसिबल हैं वो कौन कौन से हैं कि लॉस्ट कार्ड बीइंग अ डायमंड या फिर लॉस्ट कार्ड इज नॉट अ डायमंड, ठीक। तो हमने इस तरीके से यहाँ इवेंट को डिफाइन कर लिया। तो आओ डायग्राम बनाते हैं। दिस इज माई E1, ये रहा E2, लॉस्ट कार्ड डायमंड है, लॉस्ट कार्ड डायमंड नहीं है। फिर बाद में क्या हुआ है, बाद में क्या हुआ कि देखो लास्ट में आपने 2 कार्ड्स निकाले और वो दोनों डायमंड के आ गए। तो ए इवेंट क्या है कि ड्रॉन 2 कार्ड्स आर डायमंड, ठीक है। 2 कार्ड्स यहाँ पे लिख लो, ड्रॉन 2 कार्ड्स क्या है, ड्रॉन 2 कार्ड्स आर डायमंड। ये आपका ए इवेंट है, ये तो हो गया है, ठीक। अब क्या करेंगे, आप एरो डायग्राम बनाइए। ऐसे जा रहे थे, इधर भी आ सकते हो, यहां से ऐसे जा रहे हो, इधर भी पहुंच सकते हो, ठीक है। अब हम बात करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 की, राइट। आप क्या बोलेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1। तो व्हाट इज माय E1 इवेंट कि लॉस्ट कार्ड मेरा डायमंड है। अब आप जानते हो कि अगर 52 कार्ड्स होते हैं तो उसमें से डायमंड कितने होते हैं। अगर आप लोगों को सैंपल स्पेस में कोई भी प्रॉब्लम है, 13.1 एक्सरसाइज का कंसेप्ट वीडियो देखो, हमने जितनी भी बेसिक चीजें हैं जो आप सब आपको पता होना चाहिए वो सब वहां डिस्कस किया है, ओके। पूरे कार्ड्स के बारे में भी हम वहां डिस्कस कर चुके हैं। तो अभी मैं आपको बता देती हूँ कि टोटल 52 कार्ड्स में से 13 कार्ड ऐसे होते हैं जो डायमंड होते हैं। तो अगर मेरा कोई कार्ड डायमंड का घूम रहा है, लॉस्ट हो रहा है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, जितने फेवरेबल हैं डिवाइडेड बाय टोटल। तो डायमंड कार्ड के लॉस्ट होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 13/52। क्या इस बात में किसी को परेशानी, हमने E1 इवेंट क्या लिया है कि लॉस्ट कार्ड इज डायमंड। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि लॉस्ट कार्ड आपका डायमंड रहा होगा, आप कहेंगे टोटल फेवरेबल बाय टोटल। फेवरेबल डायमंड के कार्ड्स कितने, 13, टोटल कार्ड्स कितने, 52। तो PE1 की प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, 13/52। फिर बात करो जरा PE2 की। अब PE2 क्या होगा, E2 इवेंट क्या है, लॉस्ट कार्ड इज नॉट डायमंड। सो प्रोबेबिलिटी दैट योर लॉस्ट कार्ड इज नॉट डायमंड क्या होगा, जितने आपके डायमंड नहीं होते, मतलब डायमंड को छोड़ के बाकी सब लॉस्ट हो सकते हैं, राइट। तो आप क्या करेंगे, 52 - 13 यानी कि कितना, 39। सो 39/52 आ रहा है आपका कि डायमंड को छोड़ के कोई और कार्ड आपका घूम गया हो, है ना, क्योंकि E2 इवेंट क्या है, लॉस्ट कार्ड इज नॉट डायमंड। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 क्या होगी कि लॉस्ट कार्ड कोई और कार्ड है। तो लॉस्ट कार्ड कोई और कार्ड है मतलब क्या, 39/52। यहां तक सब ठीक है, ओके। अच्छा सुनो, यहाँ थोड़ा कैंसिल आउट कर सकते हैं अपन, है ना। सो 13 1 13 4 यहाँ पे 13 1 एंड 13 4 आपको 52 देगा, तो दिस विल बी 1/4। यहाँ पे कट करेंगे आप लोग, 13 3 एंड 13 4 सो 3/4 आ रहा है इधर, राइट। अब आ जाओ इस वाले आम पे। यहाँ पे क्या लिखते हैं हम कि देखो लॉस्ट कार्ड तो डायमंड है ना, ये हमने बता दिया, लॉस्ट कार्ड तो डायमंड है। अब ये बताओ
कि आपके जो 2 कार्ड्स निकले हैं वो डायमंड आ जाए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, ये क्लियर है। यहाँ पे मैंने क्या लिखा मैंने कि देखो इस आर्म पे क्या लिखते हैं कि ये इवेंट हो गया, ये हो गया, तो इसके आने के क्या चांसेस है। सो लॉस्ट कार्ड इज डायमंड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि जो 2 कार्ड्स आप निकाल रहे हो वो डायमंड हो। अब देखो आपका डायमंड का कार्ड एक था जो लॉस्ट हो चुका है। हमारे पास टोटल डायमंड 13 होते हैं। इवन में हमने कहा कि हमारा जो एक कार्ड घूमा है दैट इज डायमंड, मतलब अब हमारे डायमंड कितने हो गए 12। टोटल कार्ड्स कितने हो गए 51। अब मुझे इन 51 में से, इन 51 कार्ड्स में से मुझे क्या निकालना है, मुझे 2 कार्ड्स निकालने हैं जो मेरे डायमंड के हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, डायमंड कितना है मेरे पास 12, क्योंकि एक तो घूम गया, तो 12 C2 डिवाइडेड बाय 51 C2। ये बताओ किसी को समझ में आया क्या, मैम ये C कहाँ से आ गया। कॉम्बिनेशन, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन क्लास 11th में आप पढ़ कर आए हैं। वो क्या सिखाता है आपको, कॉम्बिनेशन सिलेक्ट करने के तरीके। ठीक है, तो सिलेक्ट करने के लिए जब भी आपको सिलेक्ट करना होता है, 2 कार्ड्स निकाले हैं मतलब 2 कार्ड्स को सिलेक्ट करना है, तो आप क्या लगाएंगे यहाँ पे, कॉम्बिनेशन वाला फॉर्मूला। क्या कहता है कि टोटल कितने कार्ड्स हैं 12। ठीक है, उसमें से आपको 2 निकालने हैं, तो 12 C2 राइट। ये आपका फेवरेबल हो गया। टोटल में क्या होगा, टोटल कार्ड्स कितने हैं 51, उसमें से कितने कार्ड्स निकालने आपको 2, सो 51 C2 राइट। क्लियर है ये चीजें, ओके। अब इस वाले एरो पे आ जाओ। यहां पे क्या लिखते हो आप लोग कि देखो लॉस्ट कार्ड हमारा डायमंड तो नहीं है ना। यहाँ पे आप थोड़ा ऐसे लिखते हैं अपन कि लॉस्ट कार्ड हमारा डायमंड तो नहीं है। अब जरा ये बता दो क्या कि जो 2 कार्ड्स आप निकाल रहे हो वो डायमंड के आ जाए, है ना। ठीक है, PE2 का मतलब क्या है कि लॉस्ट कार्ड डायमंड नहीं है। तो इस एरो पे क्या लिखते हैं कि देखो ये तो गिवन है कि लॉस्ट कार्ड डायमंड नहीं है। कहाँ पहुंचना था कि 2 कार्ड्स आपके डायमंड आ जाए, तो PA/E2 चाहिए। अब लॉस्ट कार्ड डायमंड नहीं है तो कोई और कार्ड होगा जो गायब हो गया होगा, मतलब टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स तो आपके 51 ही हो जाएंगे। अब इन 51 में से आपको 2 कार्ड्स पिक करने हैं। अब वो 2 कार्ड्स कौन है, डायमंड। आपका जो कार्ड लॉस्ट हुआ है दैट इज नॉट डायमंड, तो फेवरेबल क्या है आपके पास डायमंड के कार्ड्स पिक करने के लिए 13। कितने निकालने हैं 2, तो आप लिखेंगे 13 C2। क्या लिखेंगे यहाँ पे 13 C2। ये बन गया इधर। कुछ समझ में आया क्या, क्या हो गया यहाँ पे। एक बार इसको फिर से बहुत ध्यान से सुनो, क्लियर हो जाएगा। इस पूरे क्वेश्चन में इनने हमें क्या समझाया, इन लोगों ने हमें ये समझाने की कोशिश की थी कि देखो आपके पास ना सबसे पहले 52 कार्ड्स थे, ठीक है, और आपका एक कार्ड ना घूम गया। ठीक है, तो अब आपके पास कार्ड कितने हो गए 51 हो गए। ठीक है, एक कार्ड आपका लॉस्ट हो गया। अब ये जो आपका अननोन कार्ड है ना, जो उड़ गया, जो गायब हो गया, वो आपको नहीं पता क्या है। फिर क्वेश्चन ने आगे आपसे क्या बोला कि अब जो मेरे पास कार्ड्स बचे हैं उसमें से मैंने 2 कार्ड पिक कर लिया, वो दोनों मेरे डायमंड है। यहां से मैंने 2 कार्ड्स निकाले, ठीक है, सिलेक्ट किया, 2 कार्ड्स को सिलेक्ट किया, और वो दोनों कार्ड्स मेरे यहां से जो निकले हैं बाहर वो क्या है, डायमंड के हैं। तो जरा आप मुझे ये बताओ कि आपका ये जो कार्ड घूम गया, जो उड़ गया, वो डायमंड का था, ये आपको बताना है। तो जब मैंने इस क्वेश्चन को पढ़ा तब मैं क्या समझ गई कि यहाँ 2 पॉसिबल इवेंट है कि या तो मेरे इस 52 कार्ड्स में से जो कार्ड गायब हुआ है या तो वो डायमंड का होगा जो लॉस्ट हो गया, या फिर जो डायमंड नहीं होगा, नॉट डायमंड। ठीक है, अब अगर डायमंड का कार्ड उड़ गया तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हैं 51। अब इस 51 में से मुझे क्या निकालना है, 2 डायमंड निकालना है। ठीक है, एक मेरा डायमंड उड़ गया, अगर मैं इस केस पे जा रही हूँ, एक मेरा डायमंड चला गया, तो अब इस 51 कार्ड्स में से 2 डायमंड निकालने की क्या पॉसिबिलिटी है। आप जानते हैं टोटल डायमंड के कार्ड्स 13 होते हैं, एक उड़ गया तो कितने बचे 12। तो उन 12 डायमंड कार्ड्स में से आपको कितने डायमंड के कार्ड निकालने हैं, 2। एक से ज्यादा चीज आप साथ में निकाल रहे हो तो यहाँ पे लगेगा कॉम्बिनेशन। क्या लगाओगे 12 C2, क्योंकि 12 डायमंड कार्ड्स है ना, कोई भी आ सकता है। और फिर टोटल में से भी आप 2 कार्ड्स निकाल रहे हैं तो 51 C2। ठीक है, और अगर आपका लॉस्ट कार्ड डायमंड नहीं है, कोई और कार्ड है, तो इसमें से फिर डायमंड निकालने की क्या पॉसिबिलिटी है। अब कोई और कार्ड है लेकिन लॉस तो हुआ है ना, तो टोटल तो 51 हो जाएंगे। ठीक, डायमंड नहीं गायब हुआ
तो डायमंड तो टोटल 13 है आपके पास, तो इन 13 में से आपके पास 2 ऑप्शन है, कोई भी 2 डायमंड निकाल लो और नीचे क्या आ जाएगा 51C2। बस यही काम मैंने उधर किया है। क्या ये क्लियर है? ठीक है, चलो अब हमें इनने क्या पूछा है इस क्वेश्चन में कि देखो 2 कार्ड तो डायमंड आ गए हैं आपके पास, ये बता दो कि आपका जो लॉस्ट कार्ड था वो डायमंड था, मतलब P even by A चाहिए। यहाँ तक हमने सारा काम कर दिया, अब चलते हैं बेस थ्योरम का फॉर्मूला लगाते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पहुँच के हम पीछे जा रहे हैं तो बेस थ्योरम लगेगी। तो आप क्या कहेंगे यहाँ पे कि प्रोबेबिलिटी, आप कहेंगे प्रोबेबिलिटी कि 2 कार्ड्स तो आपके डायमंड है और लॉस्ट कार्ड क्या था आपका डायमंड। ठीक है, बेस थ्योरम लगा रहे हैं अपन लोग। सो क्या बनेगा फेवरेबल, फेवरेबल क्या है कि लॉस्ट कार्ड डायमंड हो। फिर आप अपने आप से बातें करेंगे, क्या करेंगे बातें कि देखो लॉस्ट कार्ड तो डायमंड है, 2 कार्ड्स डायमंड आ जाए डिवाइडेड बाय टोटल। उसमें 2 केस है कि लॉस्ट कार्ड अगर हमारा डायमंड है, फिर बातें करो, देखो लॉस्ट कार्ड तो डायमंड है और 2 डायमंड कार्ड्स आ जाए, प्लस दूसरा केस क्या था कि लॉस्ट कार्ड डायमंड नहीं है। तो जब आपका लॉस्ट कार्ड डायमंड नहीं है और उसमें भी आपको 2 डायमंड कार्ड्स मिल जाए, तो ये आपने बेस थ्योरम अपने आप से बना लिया। अब क्या करेंगे, आप चीजों को सब्स्टिट्यूट करेंगे। ओके, सो प्रोबेबिलिटी कि आपके हाथ में 2 डायमंड के कार्ड हैं और आपका लॉस्ट कार्ड डायमंड हो इज इक्वल टू P even क्या है, P even क्या था, प्रोबेबिलिटी कि आपका लॉस्ट कार्ड डायमंड है। कितना था वो 13/52 यानी कि 1/4। तो ये डेटा आपके पास 1/4 था। और ये क्या है कि लॉस्ट कार्ड डायमंड है, अब 2 डायमंड निकालो। तो हमने क्या लिखा था वहां पे 12C2 और 51C2, राइट। इसका आउटपुट यही आया था। तो 12C2 को आप कैसे लिखेंगे, इसे आप लिखेंगे 12 × 11। ठीक है, जो यहाँ लिखा है कितनी स्टेप पीछे, 2 स्टेप पीछे जाना है। सो 12 × 11, फिर क्या लिखा है 2, सो यहाँ लिखेंगे 2 × 1। बेसिकली क्या रहा होगा ये, आप फॉर्मूला जानते हैं NCR का, है ना, क्या होता है n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपको ये कुछ इस तरीके का ही मिलेगा। आप चाहो तो यहाँ डाल के चेक कर लो। 12C2 मतलब क्या, 12 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल और यहाँ आएगा 12 माइनस 2 फैक्टोरियल। 12 माइनस 2 फैक्टोरियल मतलब कितना, 10 फैक्टोरियल। और इसे आप कैसे लिख सकते हैं, इसे आप लिख सकते हैं कैसे, 12 फैक्टोरियल को आप 12 × 11 × 10 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। इससे क्या होगा, 10 फैक्टोरियल से 10 फैक्टोरियल चला जाएगा, तो आपके पास 12 × 11 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, एंड 2 फैक्टोरियल का मतलब क्या, 2 × 1। ठीक है, तो चाहे तो फॉर्मूला याद रख लो, वैल्यूज डालो, सॉल्व कर लो, या फिर कैसे याद रख लो आप इस फॉर्मूले को, कॉम्बिनेशन वाले को, कि देखो 12C2 है मतलब 12 से 2 कदम पीछे, 12 × 11। यहाँ क्या लिखा है 2, तो 2 से आप पीछे चले जाओ, 2 × 1, दैट्स इट, राइट। सिमिलरली आप यहाँ पे भी यही काम करेंगे। 51C2 का क्या मतलब है, 51 × 50 और फिर 2 लिखा है यहाँ पे, तो 2 × 1 मतलब 2 फैक्टोरियल। ये और ये चले गए, आपके पास क्या आया, 12 × 11 डिवाइडेड बाय 51 × 50। तो बेसिकली यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 12 × 11 डिवाइडेड बाय 51 × 50। ठीक है, अगर थोड़ा बहुत आपको कॉम्बिनेशन भूल गए हो फॉर्मूला, तो फॉर्मूला बस देख लेना, ज़्यादा परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन वाले क्वेश्चंस तो नहीं मिलेंगे आपको, लेकिन बस आपको पता होना चाहिए कि NPR कैसे खुलता है और NCR कैसे खुलता है, मतलब उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, सो आई होप ये क्लियर रहेगा। इसे हमने कैसे ओपन किया, 12 × 11 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 51 × 50 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल चला गया और आपके हाथ में सिर्फ इतना आया। ठीक है, उसे हमने वहां लिख दिया और फॉर्मूला भी मैंने आपको बता ही दिया है, तो कोई कंफ्यूजन होगी तो आप उससे इसे दूर कर लेंगे। अब आ जाइए यहाँ पे नीचे, तो यहाँ क्या लिखेंगे, 1/4 × 12 × 11 डिवाइडेड बाय 51 × 50 प्लस PE2, प्रोबेबिलिटी कि आपका लॉस्ट कार्ड डायमंड नहीं है, कितना था वो, 3/4। अब जब आपका लॉस्ट कार्ड डायमंड नहीं है तो 2 डायमंड आने की क्या उसमें प्रोबेबिलिटी है, आप लिखेंगे 13 × 12 डिवाइडेड बाय क्या लिखूं, 51 × 50। ठीक है, बेसिकली था क्या वहां पे था आपके पास 13C2 एंड 51C2। ठीक है, और अभी जस्ट मैंने आपको बताया है कैसे ओपन होते हैं ये। तो क्या आएगा, 13 × 12 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल,
फिर डिवाइडेड बाय 51 इंटू 50 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल चला गया तो आपके पास 13 इंटू 12 एंड डिवाइडेड बाय 51 इंटू 50 आएगा। ठीक है, तो बस कॉम्बिनेशन था, खोलना है आपको उसे। आप क्या कर सकते हैं, आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे और यहाँ पे ये 3 टर्म सेम है, कॉमन लो, कैंसिल आउट करो, और साथ ही साथ 12 12 एंड 12 ये भी सबके पास है, कॉमन लो, कैंसिल करो, तो आपके हाथ में क्या बचा, 11। ओके, 11 12 जा चुका है, 13 इंटू 3 39। सो बेसिकली जब आप इसे पूरा सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास कितना आएगा, 9 + 1 10, 450, 11/50 आ रही है प्रोबेबिलिटी कि आपने 2 डायमंड के कार्ड निकाले हैं और आपका जो लॉस्ट कार्ड था वो डायमंड का था। आई होप ये क्लियर है। यहाँ पे बस कॉम्बिनेशन आप याद रखिएगा, फॉर्मूला आपके पास है एनसीआर का, क्या होता है n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n फैक्टोरियल बाय r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल, तो उसके थ्रू आप इन्हें ओपन कर सकते हैं। ठीक है, सो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है, हम पूरा डिस्कस कर चुके हैं। इस क्वेश्चन को एक बार फिर से बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो अगर ये क्लियर है चलो अगले क्वेश्चन की तरफ, राइट, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 13 एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे रीड करो आप लोग। प्रोबेबिलिटी दैट ए स्पीक्स ट्रूथ इज 4/5। ए सच कहता है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 4/5 है। ठीक है, अ कॉइन इज टॉस्ड, फिर हमने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया कि हमने एक कॉइन को टॉस कर दिया। ए रिपोर्ट्स दैट अ हेड अपीयर्स, ए ने कहा कि हेड आया है। द प्रोबेबिलिटी दैट एक्चुअली देयर वाज अ हेड इज, तो सच में वहां पे हेड हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। ये क्वेश्चन बहुत छोटा है तो बहुत सारी चीजें आपको खुद ही समझनी पड़ेगी यहाँ पे। तो देखो हुआ क्या है इस केस में कि एक एक्सपेरिमेंट क्या है आपका, एक्सपेरिमेंट है कि कॉइन को टॉस किया है, अ कॉइन इज टॉस्ड। आप जानते हो कि अगर हम कॉइन को टॉस करते हैं तो 2 इवेंट बनते हैं, या तो हेड आता है या तो टेल आता है ना। अब ए रिपोर्ट्स दैट अ हेड अपीयर्स, ए ने एक इवेंट कह दिया, क्या कह दिया कि हेड अपीयर हो गया है। ठीक है, तो ए ने क्या रिपोर्ट कर दिया है कि हेड अपीयर्स, तो आर बी द इवेंट की हेड अपीयर्स, आप ऐसा लिख सकते हैं यहाँ पे। अब आपको ये बताना है द प्रोबेबिलिटी दैट एक्चुअली देयर वाज अ हेड। अब टॉस किया, हेड या टेल में से ए ने तो बोल दिया है कि हेड आया है, तो आप ये बताओ क्या सच में, क्या प्रोबेबिलिटी है कि सच में वहां हेड रहा होगा। तो बेसिकली ऐसा नहीं लग रहा आप लोगों को इस क्वेश्चन में ये काम करना है कि ए ने रिपोर्ट कर दिया है कि हेड आया है, ये इवेंट ए कह रहा है कि हो गया, उसने कॉइन को टॉस किया, उसने कहा कि देखो हेड आया है। अब आपको नहीं पता वो सच कह रहा है या झूठ कह रहा है। ठीक है, तो ये लोग हमसे क्या पूछ रहे हैं कि ये जो इवेंट हो चुका है, हेड अपीयर्स है, आप हमें बताइए द प्रोबेबिलिटी कि दैट एक्चुअली देयर वाज अ हेड, क्या सच में हेड आया था। तो बेसिकली आपको ये चाहिए। ठीक है, आर इवेंट हो चुका है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड बताओ, ये चाहिए आपको इस क्वेश्चन में। तो हम क्या करेंगे, हम अपना डायग्राम थोड़ा कंप्लीट करेंगे। हमें क्या चाहिए कि रिपोर्ट कर दिया है हेड आया है, क्या सच में हेड आया है, ये आपको पता करना है। प्रोबेबिलिटी दैट एक्चुअली देयर वाज अ हेड, राइट। अब सुनो, एक्सपेरिमेंट क्या था कि कॉइन को टॉस किया, हेड या टेल, तो यहां से आप इस तरीके से जा रहे हैं और फिर आप ऐसे जा रहे हैं, हेड या टेल आया होगा। फिर जरा मुझे ये बताओ कि अगर एक कॉइन को आपने टॉस किया है तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, जरा बताइए। हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इज हाफ एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो हेड, या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल, टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, हाफ होगी। ठीक है, अब अपने आप से बातें करो। सुनो, क्या हो गया कि हेड आया होगा, ठीक है, और आपके उस पर्सन ए ने रिपोर्ट भी किया हो कि हेड आया है, कॉइन को टॉस किया, हेड या टेल की प्रोबेबिलिटी आपने लिख दी। अब आप अपने आप से बातें करेंगे कि देखो हेड आया है, तो ए ने रिपोर्ट भी किया हो कि हेड आया है। आर इवेंट क्या है, हेड अपीयर्स। एच इवेंट क्या है कि कॉइन को टॉस किया, हेड आया। तो इस आर्म पे आप क्या लिखोगे, हेड आया है, और उसने रिपोर्ट भी किया है कि हेड आया है। मतलब तो सच बात हो गई ना कि हेड आपका आया था और उसने बोल भी दिया कि हाँ हेड आया है। इसका मतलब इंसान ए ने क्या बोला है, सच बोला है, और सच बोलने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 4/5। तो ऐसा कब होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 4/5, क्योंकि इनडायरेक्टली ये क्या बोल रहा है, हेड आया है, और रिपोर्ट भी किया है कि हेड आया है, मतलब इंसान ने सच कहा है। तो सच की प्रोबेबिलिटी क्या है, 4/5। अब यहां देखो,
यहाँ देखो कि देखो टेल आ गया था, लेकिन हमने रिपोर्ट किया कि हेड आया, है ना। हेड नहीं आया तो क्या आया, टेल आया। टेल आया लेकिन हमने कह दिया कि हाँ हेड आया है, तो ये क्या कर रहा है वो इंसान, झूठ कह रहा है। सच की प्रोबेबिलिटी क्या थी, 4/5, तो झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 - 4/5 यानी कि 1/5, ठीक है। तो उसने क्या बोला है, झूठ, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/5। हम जानते हैं ना, जब भी अपोजिट ये लोग खेलते हैं तो कॉम्प्लीमेंट वाला लॉ लगता है प्रोबेबिलिटी का, कि किसी चीज की होने की प्रोबेबिलिटी प्लस उस चीज की ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1 होती है। तो सच बोलने की प्रोबेबिलिटी 4/5 है, तो जरा ये तो बताओ कि झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। आप कहोगे PE' = 1 - 4/5, इसका मतलब 1/5। और इस केस में ये इंसान क्या कर रहा है, आया टेल है लेकिन रिपोर्ट कर रहा है कि हेड आया है, तो वो क्या है, झूठ बोल रहा है, मतलब 1/5। तो ये आपका एरो डायग्राम बना। क्या क्वेश्चन क्लियर है। अब इनको क्या चाहिए, इनको चाहिए कि देखो उसने रिपोर्ट कर दिया है हेड आया है, और सच में हेड आया हो, सच में हेड आया हो मतलब H, ठीक है। रिपोर्ट किया है कि हेड है और सच में हेड आया हो, तो आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ये तो रिपोर्ट है कि हेड अपीयर है, सच में हेड आया हो मतलब आप पीछे के डायरेक्शन में जा रहे हैं यहाँ, तो क्या लगेगा इस क्वेश्चन में, बेस थ्योरम। चलो बेस थ्योरम का फॉर्मूला बनाते हैं। तो क्या लिखोगे आप यहाँ पे कि देखो फेवरेबल क्या है कि हेड आया हो, है ना, इनटू, अब बातें करो, अगर हेड आया तो रिपोर्ट भी किया, है ना, डिवाइडेड बाय टोटल। टोटल में 2 रास्ते हैं आपके पास, ये वाला और ये वाला, तो दोनों लिख दो। पहले लिखोगे हेड आया, फिर बोलोगे देखो हेड आया तो रिपोर्ट भी किया, है ना, फिर बोलोगे टेल आ गया, लेकिन क्या कर दिया, टेल आया लेकिन फिर भी रिपोर्ट कर दिया कि हेड आया, तो फेवरेबल बाय टोटल। तो आप यहाँ लिखेंगे PH/R = हेड आने की प्रोबेबिलिटी हाफ, हेड आया है और रिपोर्ट भी किया है हेड आया है मतलब सच कहा, 4/5। फिर आप लिखेंगे हेड आने की प्रोबेबिलिटी हाफ, रिपोर्ट भी किया कि हेड आया, 4/5, प्लस हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी हाफ, हेड नहीं आया लेकिन फिर भी तुमने रिपोर्ट कर दिया कि हेड आया मतलब तुमने झूठ कहा, तो झूठ की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/5, दिस इज 1/5, ठीक है। तो 2, 5, 2, 5, 2, 5 ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, आपके पास क्या आएगा, 4/4 + 1 यानी कि 4/5, यानी आपका ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है क्वेश्चन 13 का। क्या ये क्वेश्चन क्लियर हुआ, ठीक है। आप इसको इस तरीके से करें, आपका आंसर आ जाएगा, राइट। सो यहाँ पे क्या हो गया, आप समझ गए थे कि इंसान ने रिपोर्ट किया है हेड आया है, एक्सपेरिमेंट क्या था, हेड एंड टेल, कॉइन को टॉस किया। अब कॉइन को टॉस किया, आप खुद जानते हो हेड आने की प्रोबेबिलिटी हाफ, टेल की हाफ। अब यहाँ पे क्या कर रहा है वो इंसान, रिपोर्ट कर रहा है हेड आ रहा है, तो आपको खुद बातें करनी पड़ेगी अपने आप से। पहली बात क्या करोगे कि हेड आया, रिपोर्ट भी किया, हेड मतलब सच बोला, 4/5, टेल आया लेकिन रिपोर्ट कर दिया कि हेड आया मतलब झूठ कहा यानी कि 4/5। फिर जो चाहिए उसे लिखा, फॉर्मूला बनाया, आंसर तक पहुंच गए, दैट्स इट। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है, ठीक है। सो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल ठीक जवाब है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं अपन कि इफ A and B are 2 events such that A is a subset of B and probability of B is not equal to 0, then which of the following is correct? Okay, so हमारे पास क्या है कि A and B कोई इवेंट है और साथ में ये लोग कह रहे हैं कि A कैसा है आपका, A आपका सबसेट है B का। ओके, A is a subset of B, बस इतनी सी बात करी है इन लोगों ने हमसे, और ये बता दिया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ B 0 नहीं है। इतनी सी बात हमसे करी है इन लोगों ने और पूछ रहे हैं कि क्या सही है। तो ठीक है, जरा ऑप्शन देखो आप लोग। आप जब अपने ऑप्शन को देख रहे हो ना, तो हमें समझ में आ रहा है कि हर जगह कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आपको दिख रही है। ऑप्शन डी को अगर छोड़ दिया जाए तो ऑप्शन ए बी सी में हर जगह क्या है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। तो हम लोग भी ना कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का यूज लेंगे, थोड़ा सा सोचेंगे इसके बारे में, हो सकता है कुछ कंडीशन बैठ जाए, हमारा आंसर आ जाए, ठीक है। तो आ जाओ। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ A/B क्या होता है, फॉर्मूला याद है कि नहीं, क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B डिवाइडेड बाय जो नीचे लिखा है वो नीचे आता है, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ B। अब सुनो, अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे A क्या बोला है इनने, सबसेट ऑफ B, है ना। अच्छा, A अगर सबसेट ऑफ B है तो जरा मुझे ये बताओ कि A इंटरसेक्शन B क्या आएगा। A सबसेट है B का, मतलब A सेट आपका छोटा है ना, तो A इंटरसेक्शन B क्या आएगा,
A इंटरसेक्शन B आपका A आएगा। ये बात मानते हो या नहीं? 11th क्लास सेट थ्योरी पढ़कर आए हो आप लोग। A अगर B का सबसेट है तो A के सारे एलिमेंट्स B में है। A के सारे एलिमेंट्स कैसे हैं? B के अंदर है, ठीक है। B सेट आपका बड़ा भी हो सकता है। A के सारे एलिमेंट्स B में है तो A इंटरसेक्शन B जो दोनों में कॉमन होगा वो क्या होगा? सेट A। तो यहाँ पे आपको A इंटरसेक्शन B में क्या मिलेगा? A मिलेगा। इस लाइन का मतलब ये है। अब इससे हमारी बहुत हेल्प हो जाएगी आगे बढ़ने में। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B क्या आएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B कुछ नहीं, प्रोबेबिलिटी ऑफ A ही आएगा। सही बात है ना, क्योंकि A इंटरसेक्शन B तो A है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B क्या होगा? PA। फिर आप नीचे लिखेंगे PB। इतना आपने सॉल्व कर लिया। मतलब अभी तक आपके पास क्या आ गया? अभी तक आपके पास ये आया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A व्हेन B हैज अकर्ड इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ B। इतना आ गया आपके पास। चेक करो कोई ऑप्शन है क्या? ऐसा ऑप्शन आपको A जैसा लग रहा है, लेकिन ध्यान से देखो A ऑप्शन में क्या है? ऊपर प्रोबेबिलिटी ऑफ B लिखा है, नीचे प्रोबेबिलिटी ऑफ A लिखा है। मतलब A ऑप्शन तो आपका नहीं है, ठीक है। तो ये मत सोचना कि यार गलती से लिख जाओगे टिक कर दे, नहीं, आपका ऑप्शन ही गलत है। ऑप्शन A आपका गलत है, ठीक है। ऑप्शन A में ऊपर B है, हमारे पास ऊपर A आया है। अब क्या करें? अब जरा इसकी हेल्प लो आप। प्रोबेबिलिटी ऑफ B इज नॉट इक्वल टू 0। B की प्रोबेबिलिटी 0 नहीं है, तो B की प्रोबेबिलिटी क्या होगा? लेस देन इक्वल टू 1 हो सकता है, राइट। प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की 0 से 1 के बीच में होती है। तो हम कह सकते हैं यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ B इज नॉट इक्वल टू 0। तो हम यहां से क्या कह सकते हैं? हम ये कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ B लेस देन इक्वल टू 1 तो हो सकती है ना। आप जानते हो किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 से 1 के बीच में होती है। 0 तो इन्हें खुद ही मना किया, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ B क्या हो सकती है? लेस देन इक्वल टू 1 हो सकती है, कुछ भी, राइट। तो आप क्या करेंगे? यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ B को इस साइड लेके आ जाएंगे, क्योंकि इसका एक रिलेशन हमारे पास है, और इसको इधर नीचे लेके आ जाएंगे, ठीक है। तो आपको क्या मिलेगा? ये ऊपर ये नीचे, इसको हटाओ, यहां वहां शिफ्ट कर दो। तो ये आ रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ B। ये क्या आ रहा है? प्रोबेबिलिटी ऑफ A व्हेन B हैज अकर्ड। यहां तक सब ठीक। प्रोबेबिलिटी ऑफ B कैसी है आपकी? लेस देन इक्वल टू 1। तो मैं, ये कौन है मेरा? ये पूरा क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ B के बराबर है। प्रोबेबिलिटी ऑफ B क्या बोला? लेस देन इक्वल टू 1 बोला। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ B इसके बराबर है PA डिवाइडेड बाय P A व्हेन B हैज अकर्ड। ये मेरी प्रोबेबिलिटी ऑफ B है, क्योंकि ये इसके बराबर है, और मेरी प्रोबेबिलिटी ऑफ B लेस देन इक्वल टू 1 है, तो यहाँ मैंने लेस देन इक्वल टू 1 लिखा। अब इसको उठा के वहां ले जाओ, ठीक है। तो ये मेरा यहाँ से हटा, राइट, यहाँ पहुंचा, तो क्या आ जाएगा? P A बाई B। क्या ऐसा कहीं ऑप्शन नजर आ रहा है? अभी नजर आएगा। इसको पहले लिखो आप, प्रोबेबिलिटी ऑफ A व्हेन B हैज अकर्ड ग्रेटर देन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A। अब नजर आया क्या? बिल्कुल आया। ऑप्शन सी आपका एकदम ठीक जवाब है, ठीक है। क्या कोई परेशानी हुई इसमें? आप देख रहे थे इस क्वेश्चन में बहुत मिनिमम डेटा था हमारे पास, तो हमारे पास जो जो चीज़ें थी, हमने ऑप्शन को देखा कि किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं, तो हमें पता चल गया कि देखो हर जगह इन्हें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का यूज़ लिया है। तो हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लिखा, फिर हमने ये देखा कि ये दो डेटा हमें गिवन है, तो इसकी हेल्प से हम कुछ कर सकते हैं। A इज अ सबसेट ऑफ B, मतलब A सेट आपका एक सेट के सारे एलिमेंट्स B में है, तो अगर मैं इनका इंटरसेक्शन लूंगी तो मुझे A सेट ही मिलेगा, राइट। तो इसकी हेल्प से मैंने इसको गायब किया PA से। इनने बोला प्रोबेबिलिटी ऑफ B 0 नहीं है, और हम जानते हैं कि किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 से 1 के बीच में होती है, तो 0 तो इग्नोर है, तो यहाँ पे आ जाओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ B विल बी लेस देन इक्वल टू 1, राइट। तो फिर हमने क्या किया? यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ B निकाली, इसको यहाँ शिफ्ट किया, यहाँ से, ठीक है, इनको घुमाया, ये ऐसा आया। अब ये पूरा क्या बन गया मेरा? प्रोबेबिलिटी ऑफ B, और ये क्या है? लेस देन इक्वल टू 1। नीचे लिखा था, ऊपर पहुंचा दिया, फिर इसको पहले लिख दिया और फिर से यहाँ लिखा, तो ऑप्शन सी आपका ठीक जवाब आ गया। आई होप क्वेश्चन क्लियर है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और इसके साथ आपकी एक्सरसाइज 13.3 पूरे तरीके से होती है फिनिश। हमने हर एक क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लिया है। आई होप एंड आई रियली विश कि अब आपकी बेस थ्योरम एकदम बहुत अच्छे से पक्की हो गई होगी, राइट। तो जितने भी क्वेश्चन है सब प्रैक्टिस करो। अभी तक 13.1, 2 एंड 3 आपकी कंप्लीटेड है। अच्छे से एक एक क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो, कंसेप्ट वीडियो को जरूर देखो, और इसके बाद
आपके 13.3 एक्सरसाइज में जो भी एग्जाम्पल्स थे ना, उन्हें ट्राई करना, आपसे सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे, ठीक है। स्टूडेंट्स, आप लोग जानते हैं मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट है एंड ऐप है। आप चाहें तो मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट को एक्सप्लोर कर सकते हैं। जब आप गूगल पे जाएंगे, आपको magnetbrains.com डाल के सर्च करना है। जब आप सर्च करेंगे, आपके सामने किस टाइप का पेज ओपन होगा, आप यहाँ जाएंगे, एक्सप्लोर करेंगे टॉप कोर्सेज को। जितने भी आपके क्लासेस हैं, कोर्सेज हैं, वो सब यहाँ पे आपको एक सीक्वेंस में, प्रॉपर फॉर्मेट में अरेंज्ड मिल जाएगा। सपोज आप क्लास 12th मैथ्स देखना चाहते हैं, यहाँ जाइए, वॉच नाउ पे क्लिक कीजिए। आपके 12th क्लास में जितने भी सब्जेक्ट हैं, जो भी कोर्सेज हैं, वो सब कुछ यहाँ सीक्वेंस में अरेंज्ड है। ओके, सो अगर आप 12th क्लास मैथ्स एनसीईआरटी देखना चाहते हैं, यहाँ जाओ, वॉच नाउ पे क्लिक करो। एनसीईआरटी बुक में जितने भी आपके चैप्टर्स अभी तक हम कंप्लीट कर चुके हैं, कंसेप्ट वाइज, एक्सरसाइज वाइज सॉल्यूशन, सब आपको अरेंज्ड मिल जाएगा। सपोज आप इंटीग्रल्स को चेक करना चाहते हैं, इंटीग्रल्स पे जाइए, क्लिक करो, मैं आपको मिलूंगी इंटीग्रल्स पढ़ाते हुए। ओके स्टूडेंट्स, डू विजिट मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी एंड सब्सक्राइब द चैनल। बहुत ही बेस्ट फैकल्टीज हैं, बहुत अच्छी पढ़ाई चल रही है वहाँ पे। अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, राइट? ओके, सो मैग्नेट ब्रेन्स एक 100% फ्री एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। वीडियो लेक्चर्स पसंद आते हैं तो लाइक भी कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग एंड टेक केयर।